बाबर इतना ही कंट्रोवर्शियल नाम क्यों है? बाबर के कंट्रोवर्शियल होने का सबसे बड़ा कारण था बाबरी मस्जिद। राम मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई जाती है। क्या था ये पूरा केस एंड वाज दिस आल्सो अ पार्ट की वो जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म वाली पॉलिसी थी बाबर की? पहला कि जो पॉपुलर नैरेटिव में हम जानते हैं सत्य उससे बहुत दूर है, क्योंकि मीर बाकी ताशकंदी बोल के कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके नाम पे पूरी चिट्ठी फाड़ी जाती है कि उसने स्ट्रक्चर गिराया। बाबरी को लोग बाबर से एसोसिएट करते हैं, लेकिन बाबरी एक्चुअली बाबर का नाम था ही नहीं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जय सिंह को चिट्ठी लिखी, जब वो उन चिट्ठियों का एक्सचेंज हो रहा था, उन्होंने जय सिंह को बोला कि मेरा तो पूरा उद्देश्य है कि मैं दक्खन से मलेच्छों को भगा दूंगा और हमको भी साथ में मिलकर के युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि हमको पूरे भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य को एस्टैब्लिश करना है। बाबर को महान इंसान बताया जाता है, ये बताया जाता है उससे बेहतर तो इंसान कोई होगा नहीं जिससे आप मिले होंगे, नेहरू जी के शब्द में। लेकिन बाबर तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है। वो बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि मैं गोरी और गजनी के शूज में चलना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ना चाहता हूँ। उसका नफरत काफिरों के लिए, उसके नफरत हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, उसका इंस्पिरेशन गजनी गोरी से लेना, उसका पर्पस भारत में आना और इस्लामाइजेशन करना, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उसको एक ऐसे फीचर में डाल देते हैं जो हर टेररिस्ट के एंगल से मैच करेगा। हिंदुस्तान उसको इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सोने चांदी फ्लो करते हैं। वो ये बताता है कि यहाँ पे जो लेबर है वो बड़े आसानी से मिल जाता है क्योंकि लोग डोसाइल हैं। ऐसा कहा जाता है कि राणा संगा ने खुद लेटर लिख के बाबर को बुलाया था कि जब अफगानिस्तान में जब वो मुसलमानों से डील कर रहा है, जो उसके जिनको वो शत्रु की तरह देख रहा है, और इनफैक्ट 4 बार उसने लोगों के सर के टावर्स बनाए, सर के टावर्स, यस, स्कल टावर्स जिसको हम बुलाते हैं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इस पॉडकास्ट का हमेशा से एक उद्देश्य ये रहा है कि हम भारत के पास्ट को एक्सप्लोर करें, और आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। हम भारत के पास्ट में जाने वाले हैं और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मुगल एरा को। द गेस्ट ऑन टुनाइट शो इज मिस्टर आभास मलदहियार। आभास इज अ ब्रिलियंट हिस्टोरियन एंड ऑल्सो एन ऑथर। आज के डिस्कशन का टॉपिक है बाबर एंड द मुगल एम्पायर, जिसके ऊपर आभास ने एक किताब भी लिखी है। जब भी हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, जब भी हम बाबर की बात करते हैं, या तो हम उसे एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करते हैं या तो एक विलन की तरह पोर्ट्रे करते हैं, और इसी बीच जो बाबर की रियलिटी है, जो मुगल एम्पायर की रियलिटी है, वो मिस आउट हो जाती है। आभास ने इस पॉडकास्ट के दौरान मुझसे एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने बाबर को एक असली इंसान की तरह देखा, और उसी लिए मैं उसके क्राइम्स भी सामने ला पाया और उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने ला पाया। दिस कॉन्वर्सेशन इज एपिक इन इट्स ओन मैनर। मुगल एम्पायर और बाबर के बारे में शायद ही किसी ने इतना डिटेल में कोई रिसर्च किया होगा। सो आई अर्ज यू कि इस पॉडकास्ट के कॉन्वर्सेशन को तो आप सुनिए ही, बट आभास की इस किताब को ज़रूर खरीदिए एंड इस किताब को पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने मिलेगी जो शायद पिछले कई सालों में किसी ने एक्सप्लोर नहीं की। दिस इज ट्रूली द एक्सप्लोरेशन ऑफ रियल पास्ट ऑफ भारत। अगर आपको मुगल एम्पायर के बारे में कई सारी ऐसी चीज़ें जाननी है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, देन दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। सो लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन इन 3, 2, 1। आभा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पे, द आवारा मुसाफिर शो पे। हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जहाँ पे हमने बहुत बातचीत की अबाउट द मुगल एम्पायर एंड और भी कई सारे एस्पेक्ट्स पे हमने बात की जिसके बारे में यहाँ नहीं रिवील करूँगा। बट आज हम बात करेंगे आपकी नई किताब बाबर द चेसबोर्ड किंग के बारे में एंड बाबर की लाइफ को जानेंगे। सो सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। नमस्कार जयेश, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ऑफ कोर्स हमारा पिछला पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ वी विल टॉक इवन मोर, और ज़्यादा बातें करेंगे बाबर के बारे में बात जी, क्योंकि बाबर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में भारत में सब कोई बात करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग वो कोट भी है जिसे मुझे शायद पॉडकास्ट पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट डैश डैश नाम वाला वो तेल वाला एक कोट है जिसे मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुशल ने तो ये पॉडकास्ट में लास्ट में चला ही दिया था गाना, पार्ट ऑफ पॉडकास्ट। ओके, प्रॉबली हम भी ट्राई करेंगे चलाने के लिए उसका नहीं, बट आई नो कि लॉट ऑफ पीपल इन द कमेंट्स विल बी पिस्ड ऑफ अगर हम वो करते हैं। बट देन बाबर इतना एक कंट्रोवर्शियल नाम क्यों है? क्योंकि आपका जो इंट्रो है बुक का, उसमें आपने एक लाइन लिखी है विच आई रियली लाइक्ड, विच वाज while most only saw a protagonist or an antagonist in him, I began to see him as a human being.
इसका मतलब होता है कि कुछ लोग उसे हीरो जैसे देखते रहे, कुछ लोग उसे विलन जैसे देख रहे हैं, बट क्योंकि आपने उसकी पूरी लाइफ की कहानी पढ़ी, आप उसे एक ह्यूमन की तरह देखने लगे. वेराज ये बहुत बड़ा एक सच है भारतीय इतिहास का कि हम लोगों को या तो हीरो जैसे पोर्ट्रे करते हैं या तो विलन जैसे. हम उन्हें एक वो डेमी गॉड वाला या डेमी डेविल वाला स्टेटस दे देते हैं शायद. तो क्या है बाबर में ऐसा जो इतना कंट्रोवर्शियल उसे बनाता है? बाबर के कंट्रोवर्शियल होने का सबसे बड़ा कारण था बाबरी मस्जिद. और रादर देन कंट्रोवर्शियल, मेरे हिसाब से जो सबसे उपयुक्त शब्द होगा वो ये होगा कि बाबर अपने आप में काफ़ी एक सेंसेशनल फिगर है जो नफ़रत की तरफ हमको ले जाता है, या फिर उसके लिए हमारे मन में बहुत नफ़रत फैल जाती है. और ये वो एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम सबसे ज़्यादा नफ़रत कर सकते हैं भारत में, क्योंकि उसका रिश्ता एक ऐसे स्ट्रक्चर से है जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं श्री राम, उनके मंदिर या फिर उनके जन्म स्थान पे कुछ ऑनस्लॉट हुआ था और वहाँ पे वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है. और जहाँ भारत में गांधी जी से लेकर के सभी ने राम राज्य की बात की है. इनफैक्ट आप कितने भी लीडर्स को उठा लीजिए, हर कोई अगर आदर्श स्टेट की बात करेगा तो राम राज्य की ही बात आएगी. राइट. सो हमारे लिए आदर्श हमेशा से श्री राम ही रहे हैं. तो जब उन पे छीटाकशी होगी या उन पे स्क्रिमिशेस आएंगी तो हर भारतीय तो उठ खड़ा होगा ही. और ये बिल्कुल एविडेंट हो जाता है कि गिवन द सर्कमस्टांसेस या जिस तरह के भी सिचुएशंस हुए, ये बाबर जो अपने आप में एक कैरेक्टर है वो लोगों के मन में काफ़ी सेंसेशनल फैलाएगा. और सेंसेशनल विल बी मोर टुवर्ड्स हेट अगेंस्ट बाबर या बाबर के लिए नफरत. और मुझे इस बात को मानने में कोई झिझक नहीं है दैट ये नफरत बिल्कुल जायज़ है या बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. दिस इज़ ऑब्वियस, ये होना ही चाहिए, बिकॉज आप अपने विलन्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. बाबरी मस्जिद के बारे में हमें बात करना चाहिए बिकॉज राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई जाती है. क्या था ये पूरा केस, एंड वॉज दिस ऑल्सो अ पार्ट की वो जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म वाली पॉलिसी थी बाबर की, उसका ही पार्ट था ये या कुछ और हुआ था? अब देखिए, इसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं. और पहला नुआंस ये है कि इसके बारे में एक्चुअली मैं सीक्वल में बहुत डिटेल में डील करने वाला हूँ. इनफैक्ट मेरी बुक की शुरुआत ही सीक्वल में हो रही है विद दिस राम मंदिर का केस. ओके. लेकिन कुछ हिंट्स मैं देना चाहूँगा लोगों को. पहला कि जो पॉपुलर नैरेटिव में हम जानते हैं सत्य उससे बहुत दूर है. अच्छा. या क्योंकि मीर बाकी ताशकंदी बोल के कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके नाम पे पूरी चिट्ठी फाड़ी जाती है कि उसने स्ट्रक्चर गिराया. मीर बाकी नाम का कोई इंसान नहीं है? नहीं. ओके. और इनफैक्ट जो ये बताया जाता है कि बाबर नामा के कुछ पन्ने हैं जो मिसिंग है, इसलिए बाबर ने उसके बारे में लिखा नहीं है. तो वो पन्ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए, अगर आपने इतनी बड़ी चीज़ को किया तो आप उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन कभी ना कभी देंगे, बट वो इट इज़ नॉट मेंशन एट ऑल. और उसके साथ साथ जो एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं वो भी इसके फॉर में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने 1620-30s वगैरह में वहाँ पे मंदिर को पाया है. अकबर के अकबरनामा में लिखा हुआ है वहाँ पे हिंदू आते हैं जन्म स्थान में पूजा करने के लिए. बहुत पहले तक इस स्ट्रक्चर को मस्जिद जन्म स्थान के रूप में जाना जाता था. बाबरी बहुत ही रिसेंट टर्म है. राइट. और बाबरी इज कोई ऐसा शब्द, मतलब बाबरी को लोग बाबर से एसोसिएट करते हैं, लेकिन बाबरी एक्चुअली बाबर का नाम था ही नहीं. मतलब बाबरी एक ऐसा शख्स है जो कि ऑलमोस्ट लाइक अ बॉयफ्रेंड है बाबर के लिए. ओके. और बाबरी से मुलाकात बाबर की तब होती है जब उसकी पहली निकाह होती है आयशा सुल्तान के साथ, आयशा बेगम के साथ. और ये 1504 या 3 की बात है, जब 1501 इसी के आसपास. और इस निकाह के बाद वो ये बताता है बाबरनामा में कि मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ और मुझे उसके पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे काबुल के कैम्प बाज़ार में एक शख्स मिला है जिसका नाम है बाबरी, और उसके प्यार में मैं पागल हूँ. ये बाबर लिखता है बाबरनामा में. दिस इज उसे खुद ने लिखा हुआ है, बाबर ने लिखा हुआ है. और वो इसको इस कंटेक्स्ट में बता रहा है कि जब उसका पहला निकाह हुआ है उस समय एक पार्ट में वो बता रहा है कि वो अपने वाइफ से अनअट्रैक्टेड है, बट वो इसके बाबरी के प्यार में पागल है. सो थोड़ा सा यहाँ पे डाइग्रेस करते हैं, क्योंकि
एज फार एज आई नो इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी तो हराम है ना, बिल्कुल तो ये ओपनली वो एक जगह जहाँ जिहाद भी मेंशन कर रहा है उसी के साथ में होमोसेक्सुअलिटी की खुद बात कर रहा है. जी. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा हो जाता है मेरे लिए कि आपके सामने ये 2-3 प्रिटेक्स्ट रख देता है. पहला कि बाबर सर्टेनली होमोसेक्सुअल था, और बाबर अगर होमोसेक्सुअल है तो इट्स अ कुफ्र जो वो कर रहा है. एक कुफ्र है ये. आप इस्लाम में ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आपके अंदर बाबर के जैसे फीचर हैं या कैरेक्टर हैं दिस पर्टिकुलर, तो आपको छत से गिरा दिया जाएगा. राइट. और ऑफ कोर्स अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि ये लोग जैसे फॉर एग्जांपल दे विल बी अ LGBTQ कम्युनिटी जो प्रो पैलेस्टाइन रैली करेगी एंड ऑल, लेकिन व्हेन दे विल गो टू पैलेस्टाइन दे विल हैव द टफेस्ट टाइम्स. राइट. रियलिटी ये. अब बाबर को कितने सारे लोग आइडलाइज करते हैं, राइट? और बहुत लोगों के लिए बड़े ही प्रॉब्लम का विषय हो जाता है अगर आप बाबर को कुछ शब्द कहते हैं. अब बाबरी मस्जिद को लेकर के भी लोगों के मन में इतना प्यार या लगाव इसलिए है क्योंकि वो बाबर से भी रिलेटेड है, एंड दे कंसिडर इट एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस व्हाट बाबर हैड क्रिएटेड, जो कि अगेन इट हैज गॉट अनदर ट्रूथ बट विल स्टिक टू इट फॉर अ व्हाइल. अब ऐसे में आप बाबर को आइडलाइज क्यों कर सकते हैं? अब उसने इतना बड़ा कुफ्र किया है होमोसेक्सुअलिटी का. उसका दूसरा कैरेक्टर है ही इज अल्कोहलिक टू. ये भी बहुत बड़ा कुफ्र है. करेक्ट. एडिक्शन. तीसरा उसका कैरेक्टर है दैट वो एक बहुत ही बड़ा पोएट है. बड़ा नहीं, मतलब अच्छा पोएट है. चौथा वो फैमिली मैन है. और पांचवा एक बड़ा ही कट्टर जिहादी है. अब इसमें से पहले 4 पॉइंट को अगर आप देख लें तो आप तो होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो उसको आइडलाइज करते हैं उनको तो होमोसेक्सुअल से बहुत नफरत है. दूसरा, आप अल्कोहलिज्म भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बड़े आप छुप छुपा के दारू पीते होंगे, मुझे पता है बहुत लोग बड़े बड़े इस्लाम की बातें करते हैं बट छुप छुपा के दारू पीते ही हैं, लेकिन सामने आप कभी बोलेंगे नहीं, और आपके लिए अल्कोहलिज्म भी एक्सेप्टेबल नहीं है. राइट. तीसरा, आपके मन में वो अच्छा पोएट है, अच्छी बात है, बट वो मिर्ज़ा गालिब नहीं है कि आप उसको इतना आइडलाइज कर देंगे कि नहीं बाबर इतना बड़ा इसलिए मैं बाबर से खुश हूँ. चौथा, उसका कैरेक्टर जो है फैमिली मैन. फैमिली मैन तो बहुत सारे लोग होते हैं, सो ये भी उतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर नहीं है. सो इज इट फॉर द पीपल दैट जिहादी नेचर ऑफ बाबर आपको इतना इंस्पायर करता है या खुश करता है? सो दिस सिचुएशन एक्चुअली पुट्स इस्लामिस्ट इन द स्पॉट. आप हमें ये बताइए कि बाबर आपका हीरो क्यों है? राइट. इसका मतलब ये है कि आप अगर ये बोलते हैं कि नहीं हमको तो सेक्युलरिज्म चाहिए, हमको तो देश में सबके साथ मिलजुल करके रहना है, हम हिंदुत्व के बिगेटरी की बात नहीं करना चाहते हैं ये वो, तो आप क्या हमको ये बता सकते हैं कि बाबर आपको क्यों पसंद है? या फिर बाबर को आप आइडलाइज इतना क्यों करते हैं कि आप नाम रखते हैं बाबर के ऊपर? और अगर आप उसे सेक्युलरिज्म के लिए मतलब पसंद करते हैं, वो तो खुद अगेंस्ट था सेक्युलरिज्म के. वो मुगल्स को तो खुद गाली दे रहा है. यस. तो हर चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है. एग्जैक्टली. तो अब इस तरह के नैरेटिव्स आगे लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिटमस टेस्ट लेकर के आता है. हाँ, अब तक हमने बहुत लड़ाई लड़ ली इस बात के लिए बेकार की कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वी हैव टू गेट टू द फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स ये है कि बाबर के ये कैरेक्टर, ये निम्न उसके चरित्र के हिस्सा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. यही 5 कैरेक्टर हैं. और क्या है, मतलब वो चलो उतना बड़ा योद्धा भी वो नहीं था. राइट. यही 5 कैरेक्टर हैं. बीइंग होमोसेक्सुअल, बीइंग बेवड़ा या अल्कोहलिक, तीसरा बीइंग अ फैमिली मैन, चौथा बीइंग अ गुड पोएट, एंड पांचवा बीइंग अ कट्टर जिहादी. अब वही तो एक कैरेक्टर होगा जो आपको पसंद आया होगा. और फैमिली मैन में भी तो वो मतलब उसका अगर बॉयफ्रेंड है तो हाउ इज ही अ फैमिली मैन इन द टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कि उसकी वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है. जैसे वो अपनी माँ के लिए केयर करता है, जैसे अपनी बहन के लिए वो बहुत सेंटिमेंटल है, अपने भाइयों के लिए बहुत सेंटिमेंटल है कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे उनको वापस सही रास्ते पे लेकर के आना है. वो मुझे 2 शब्द बोल भी दे तो चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरा भाई वापस आ जाए सही रास्ते पे. ओके. सो ये सब जो फैक्टर हैं वो बाबर को बाकी के इस्लामिस्ट से बहुत अलग करते हैं, जो कि फैमिली मैन नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ पर्सन जो फैमिली में बहुत बिलीव करता था. ओके. हम क्योंकि वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, लेट्स गो बैक टू दैट. तो बाबरी का जो स्ट्रक्चर है, बाबरी नेम कम्स फ्रॉम देयर. बाबरी बाबर नाम वैसे मेंशन्ड है. सो अगर ये स्ट्रक्चर होना भी है तो इट हैज़ टू बी फॉर दैट बाबरी. राइट. अब आप ये इमेजिन करो 2 पल के लिए,
बाबरी और बाबर के बीच में क्या रिश्ता है? इट्स अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप. बाबर इज नॉट इक्वल टू बाबरी. मतलब बाबर बाबरी नहीं है, और बाबरी का मतलब ये नहीं कि बाबर का मस्जिद, बल्कि बाबरी डिफाइन ऑलरेडी किया. बाबरी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, राइट? इट्स अ नाउन इन इटसेल्फ, इट्स नॉट अ एडजेक्टिव और कैरेक्टर. तो आप बोल रहे हो कि भैया हमारे पास एक मस्जिद है जिसका नाम बाबरी है, एंड बाबरी इज अ होमोसेक्सुअल फ्रेंड ऑफ बाबर. हाउ डज इट फिट इनटू द बिल ऑफ Islamic law to start with? Correct. Can you ever have a mosque in the name of a homosexual partner of someone? इसका मतलब वो भी homosexual है ना? हाँ. सिंपल सी बात है, आप तो ये कर नहीं सकते हो. Correct. So I'm taking a hypothetical case right now. मैं उस पर नहीं आया हूँ कि स्ट्रक्चर कब था क्या नहीं था. So by every logic, by knowing that what Babri is, right? अब बाबरी का जो शब्द है वो तो अपने आप में एक इस्लामिक आइडिया के लिए एक ब्लॉट है. Because it puts question mark on the fundamental ideas of the Islam. अब imagine that just for a while, क्या दारा शिको के नाम पे कोई मस्जिद बन सकती है? It's a points to ponder. Correct. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दारा शिको अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है, ये सब बाद में हम आएंगे, लेकिन दारा शिको तो उस तरह के. अब दारा शिको के नाम पे अगर मस्जिद नहीं बन सकती है, तो बाबरी के नाम पे आपके पास मस्जिद कैसे हो सकता है? दारा शिको ने मान रहे हो कुफ्र किया है, उसने हिंदुओं को डोनेट किया है, एंड उसने मथुरा के लिए रेलिंग डोनेट किया, और उपनिषद ट्रांसलेट कर रहा था, वो इस तरह की चीज़ें वो कर रहा था, कुफ्र किया. बाबरी ने क्या कम कुफ्र किया? सो अगर आप प्रो हिंदू पर्सन को कुफ्र करने वाला मानते हो, तो यहाँ पे एक ऐसे आइडिया को कैसे आप ले सकते हो जो भी एंटी इस्लाम है? करेक्ट. जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि इस बाबरी शब्द का रिश्ता बाबर से है, जो कि इतना बर्बर था हिंदुओं के खिलाफ. तो मतलब हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं एक केस को बिल्डअप करने के लिए, और टू पुट द क्वेश्चन मार्क टू दोज पीपल जो उस मस्जिद में अभी भी शहादत देखते हैं, चाहे वो हमारे हैदराबाद के पॉलिटिशियन भाई हो, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या आप किस बात के लिए बाबरी का शहादत देख रहे हैं? आप एक होमोसेक्सुअल को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. आप ये बोलेंगे उसको छत से गिरा दो, और आप ये बोल रहे हो कि उसके नाम पे एक मस्जिद एग्जिस्ट करती थी. तो ये मस्जिद का नाम आया कहाँ से? मतलब बाबरी शब्द एक्चुअली, अब कमिंग टू द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया कि ये ऐसे है. फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाबरी शब्द बहुत बाद में अपीयर होता है. इट इज ओनली 18th सेंचुरी इन्वेंशन. उससे 18th नहीं, इनफैक्ट ब्रिटिश पीरियड में उसको मस्जिद जन्म स्थान बुलाते थे. बाबरी शब्द इस मस्जिद के साथ या स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के साथ बहुत बाद में एसोसिएट हुआ. इनफैक्ट इन अर्ली 19th और लेट 19th सेंचुरी के आसपास. ओके. और उसके भी बहुत सारे वैलिड रीजन है, क्योंकि कुछ ट्रैवलर्स ने बहुत रिसेंट समय तक वहाँ पे मंदिर ही देखा था. अकबर के पीरियड में भी वहाँ मंदिर एग्जिस्ट करता था. तो शायद मैं अभी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ मैं रेवोल्यूशन में बहुत सारे नुआंसेस लेकर के आने वाला हूँ कि मंदिर के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहूँगा कि शायद बाबर ने वो नहीं किया था, लेकिन किसी और ने बिल्कुल किया था, क्योंकि मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ. इसी लीनिएज में से कोई था वो? हाँ, ऑफ कोर्स. उसके एविडेंस भी हैं जो मैं लेकर के आऊँगा. ओके. और इनफैक्ट कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी, अब जैसे हम लोग ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, हम पढ़ते कम है, अगर कोई कोर्ट के जजमेंट कोई पढ़ लेगा वहाँ पे भी उनको हिंट मिल जाएगा इस स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ था. ओके. जैसे मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मंदिर तो था ही वहाँ पे, और मंदिर को गिराया गया, उस पर स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है. और लेकिन इसके बहुत कम सबूत हैं कि ये काम कार्य बाबर के इंस्ट्रक्शन पे हुआ था. सो अब तक जो चीज़ें हम जानते हैं वो ये कि बाबरी नाम जो है वो बाबर से नहीं आता. बाबरी वॉज बाबर का बॉयफ्रेंड, एंड उसके नाम पे तो हो नहीं सकता क्योंकि होमोसेक्सुअल. उस समय के लोग भी एक्सेप्ट कैसे, सबको बाबर नामा पता है. आप ये मान के चलो कि अकबर ने ट्रांसलेट करवाया बाबर नामा पर्शियन में या फारसी में, उसके बाद भी अब जहांगीर को बाबर नामा के पता है, बाबर के बारे में बात होती है, बाबर के रेफरेंसेस दे रहा है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां टॉक्स अबाउट बाबर, हर कोई बाबर की बात कर रहा है. तो आपको लगता है कि वहाँ पे एक ऐसी मस्जिद एग्जिस्ट कर रही होगी एक ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे शख्स के नाम पे जो कि होमोसेक्सुअल पार्टनर था बाबर का, ये उन्होंने टॉलरेट कर लिया होगा. इतने बड़े बड़े फैनेटिक मौलवी और मुल्लास थे जो अकबर के खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर दिए थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर को टॉलरेट कर लिया होगा. आपको ऐसा लगता है? करेक्ट. एंड एट द सेम टाइम मीर बाकी नाम का भी कोई इंसान नहीं है. नहीं है.
ओके, सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. और इट ऑल स्टार्ट्स टू हैपन क्योंकि जब बाबरनामा का ट्रांसलेशन एलेंट बेवरेज सुजान ने किया था, सो उन्होंने एक लेटर प्रोड्यूस किया था, एक इंस्क्रिप्शन, और वो इंस्क्रिप्शन बहुत लेट का, जहाँ पे मीर बाकी ताशकंदी को ब्लेम किया गया था कि एट द कमांड ऑफ बाबर ऐसी घटना की गई थी. लेकिन वो इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी लेट इंस्क्रिप्शन है. वो वी डोंट हैव एनी प्राइमरी सोर्स टू एस्टैब्लिश इट. राइट. क्योंकि अब आपने आज अगर कुछ इंस्क्रिप्शन कर दिया, से अबाउट 19th सेंचुरी, आपने यहाँ पे लिख दिया, और मान लो कि 100 साल के बाद कोई यहाँ पे कुछ लेकर, तो आपकी इस इंस्क्रिप्शन को तो मैं प्राइमरी सोर्स नहीं मान सकता हूँ ना उस चीज़ के लिए. ट्रू. ओके, सो एंड इसको आप जो सेकंड बुक आने वाली है इस पूरे सीरीज में, उसमें कवर कर रहे हो? बिल्कुल, और उसको मैं बहुत ही नुआंसेस के साथ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ना किसी को जैसे टारगेट किया, ये नहीं है किसी को विलन बनाना है या हीरो बनाना है, वो तो बिल्कुल भी लक्ष्य, रियलिटी सामने लाना है, रियलिटी सामने लेकर के आना है. मुझे एक बात बिल्कुल पता है कि कितने भी आप टेस्ट कर लो, कितने भी आप तथ्य लेकर के आओ, ये जो टिमोरियस है वो तो हमारे लिए हीरो बन नहीं सकते. क्योंकि अब तक जितनी भी पढ़ाई मैंने की है, मुझे यही लग रहा है, और जितने मैं डिटेल में जाऊँगा उतनी इनकी नग्नता निकल करके आएगी. तो जब मैंने बाबर की ज़िंदगी को देखना शुरू किया, उनके फादर का देहांत 11 साल की उम्र में हो जाता है. जब बाबर 11 या 12 का है, उस वक्त उसके पिताजी उमर शेख की मृत्यु हो जाती है. उस मृत्यु के बाद उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं. तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में कोई उभर करके आने की कोशिश कर रहा है. उसके साथ साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं उसके लाइफ में जो उसको दिन पर दिन बिटर भी बनाता जा रहा है. और ये आपको एक बहुत ही आम ह्यूमन की लाइफ दिखेगी. अगर आप बहुत सारे टेररिस्ट के लाइफ को भी देखने की कोशिश करोगे, एंड बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगी कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ टेररिस्ट से बाबर की, मेरे लिए तो वो बिल्कुल कम नहीं है. आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. क्योंकि जैसे मैंने पहले ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया कि उसने भारत के सोल पे आघात करने की कोशिश, क्योंकि जो एक्ट थे या कृत्य थे, जैसे उसका नफ़रत काफिरों के लिए, उसके नफ़रत हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए, उसका इंस्पिरेशन गजनी गोरी से लेना, उसका पर्पस भारत में आना और इस्लामाइजेशन करना, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उसको एक ऐसे फीचर में डाल देते हैं जो हर टेररिस्ट के एंगल से मैच करेगा. ही वॉन्ट्स टू वेज द वॉर ऑफ अ जिहाद, एंड ही वॉन्ट्स टू कॉन्कर हिंदुस्तान फॉर द पर्पस ऑफ इस्लामाइजेशन. और जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो पर्पस क्या रहता है, अल्टीमेट गोल एंड मोटिव वही है. तो हम इसको तो बिल्कुल अलग नहीं कर सकते. कमिंग बैक टू दैट पार्ट, जब हम टेररिस्ट के भी लाइफ देखते हैं, हर किसी के लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज होती है. जिस ट्रेजेडीज के ऊपर कैपिटलाइज करके जो मौलवीज और मौलानाज हैं जो रिक्रूटमेंट वगैरह पे काम करते हैं, उसके ऊपर बिल्ड करते हैं, और वहाँ से वो टेररिस्ट बना करके लेकर के आते हैं. तो उनमें भी ये सब जो सफरिंग के इंस्टेंसेस हैं, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और वो बाद में जाकर ये काफ़ी बीटर भी बन जाते हैं. तो ऑफकोर्स ये सारे फैसेट्स मेरे सामने आए जो कि ह्यूमन एंगल की तरफ ले जा रहे थे. और दे वर पार्ट जहाँ पे आई फेल्ट बैड फॉर बाबर एज वेल, जो उसके शुरू के सर्कमस्टांसेस है, एंड दैट वाज मोर ऑफ अ राइटर इन मी, जो कि कैरेक्टर को समझने की कोशिश कर रहा है, जो इतिहास के उस समय में जाकर के, अभी ये 1494 की 83-84 की घटना है, जब 94 की घटना है जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई है. बाबर की एज क्या रहती है उस टाइम पे? 11 से 12. और मैं उस समय जाकर के बाबर को देखने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता है कि उसके बाद क्या हो रहा है भारत में. मैं उस समय अपने आप को 1494 में रख रहा हूँ, और वहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ कि सर्कमस्टांसेस कैसे हो रहे हैं. तो आगे की घटना तो घटी ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को पोजीशन कर लूँ ये मानने के लिए कि बाबर बुरा है या अच्छा है. और कई बार मेरा ये मानना है कि इतिहासकारों को हमेशा से डिस्पैशनेट होकर के इतिहास के बारे में सोचना चाहिए. और सबसे बड़ी जो परेशानी होती है कि हम अपने बायस को वहाँ पे हटा नहीं पाते हैं. एंड इट्स ऑब्वियस, इनफैक्ट मेरे पुस्तक में कई बार लोग बायस पॉइंट आउट कर सकते हैं, शायद वो बायस दिखेगा, लेकिन मैंने पूरी तरह से ये कोशिश किया कि जिस पीरियड में मैं उस पार्ट को बता रहा हूँ, मैं उस घटना को उसी पीरियड से सोचूं, मैं उसके बाद क्या हुआ इसको लेकर के न सोचूं, और शायद उसी तरीके से मैं एक अनबायस्ड बायोग्राफी बाबर की लेकर के आ पाता. और कुछ हद तक मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ उस चीज़ में. तो जब हम बाबर की बात करते हैं, ऑल्दो इसके बारे में हमने इंग्लिश वाले पॉडकास्ट में थोड़ी बात की थी, बट क्योंकि ये दूसरे ऑडियंस के लिए पॉडकास्ट है, आई स्टिल वांट टू ब्रिंग दैट कॉन्वर्सेशन हियर कि
फरगाना से लेके बाबर की जो जर्नी शुरू होती है भारत के तरफ, फर्स्ट टाइम वो इन्वेड करने की कोशिश करता है तब तो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए, फिर सेकेंड टाइम आता है तब पॉसिबल हो जाता है। अब हमेशा से जो इन्वेजन्स होते रहे हैं उनका एक टेम्पलेट बना हुआ था कि आप आओ यहाँ पे, लूटो, लोगों को मारो, एंड जितना सोना चांदी जो भी आप ले जा सकते हो ले जाओ, और यहाँ पे कोई वासल किंग आप बैठा के चले जाओ, पपेट किंग जो हम कहते हैं। इनफैक्ट मैंने एक कोई आर्टिकल था उसमें ये भी पढ़ा था कि जब बाबर यहाँ पे आया तो उसके सोल्जर्स एक्चुअली रेडी ही नहीं थे इब्राहिम लोदी को वो हराने के बाद में कि और आगे फाइट करे, बिकॉज उनके माइंड में भी यही था कि लूटेंगे और वापस चले जाएंगे। तो ये बाबर रुका क्यों यहाँ पे? उसका इंस्पिरेशन तैमूर में जाता है, बिकॉज बाबर के जीवन काल के जो शुरुआती की फेज थे, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, उसको रेज किया उसकी नानी और दादी ने, नानी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सर मैं ये भी चाहूँगा यहाँ पे आप बाबर का जो लीनियज है वो भी एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। सो उसकी नानी जो एहसान दौलत बेगम है वो काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है बाबर के लिए, और वो हमेशा से उसके एंसेस्टर्स की कहानियाँ सुनाती है। उस एंसेस्टर्स में से एक तैमूर है, दूसरा चंगेज़ खान है। और बाबर को हमेशा से ये था उसके बैक ऑफ माइंड, क्योंकि उसके पिता ने भी उससे कई बार ये बात की थी कि हमको भारत में या हिंदुस्तान में तैमूर का स्वप्न को पूरा करने जाना है। और तैमूर के बारे में जब बताया गया तो बाबर को पता चला तैमूर का स्वप्न क्या है। और वो जो 2 सपने थे, एक पहला सपना था कि भारत में जाकर के एक एम्पायर इस्टेब्लिश करना है, और दूसरा सपना था कि पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। और तैमूर का जो ये सपना है इस्लामीकरण का, वो भी उसके बायोग्राफर याजदी बताता है कि बाबर तैमूर के जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है विश्व का इस्लामीकरण है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने ये इंस्ट्रक्ट किया है और इसको किसी भी हाल में पूरा करना है। और उसी बायोग्राफी के हिसाब से तैमूर जब भी पॉलीथीस्ट के अगेंस्ट युद्ध में जाता था, वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन वो होली बुक से निकालता था इनके साथ क्या करना है। सो पूरे एक ऐसे टेम्पलेट को यूज़ कर रहा था विच वाज इस्लामाइज्ड, और विश्व का इस्लामीकरण करना उसका सर्टेनली एक उद्देश्य बिल्कुल नज़र आ रहा था। सो जिहाद वाला एंगल था उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, तैमूर का वो एंगल था। अब हमारे मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब ये 2 सपने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कैसे ये तय कर लें कि कौन सा वो सपना था बाबर का, तैमूर का, जिसको पूरा बाबर करना चाहता, क्योंकि बाबर ने इसको क्लियरली इलैबोरेट नहीं किया है। अब इसके लिए हमको हिस्ट्री में हम एक ट्रायंगुलेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलेशन का अर्थ ये होता है कि आप सारे सोर्सेज को सुपर इम्पोज करते हैं एंड देन यू कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हाट वुड बी द केस। यहाँ पे आगे बाबर नाम बाबर बताता है, एक 2 इंस्टेंसेस की बात कर रहा है। पहला इंस्टेंस है बैटल ऑफ खानवा से पहले, जो उसके पहले जो शाम में वो डिक्लेयर करता है कि वो शराब का पान बिल्कुल बंद कर देगा, और वो शराब की जो केन्स होते हैं या जो पॉट्स होते हैं उनको गिरा करके तोड़ देता है, और बोलता है कि जिस तरह से मैंने इन शराब के प्यालों को तोड़ा है या पॉट्स को तोड़ा है, ठीक उसी तरह से मैं इनके आइडोलेटर्स या जो मूर्ति पूजक है उनके भगवानों को भी तोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ूंगा। सो आप ये कंपैरिजन देख सकते हो, शराब के जो पॉट्स हैं उनको वो तोड़ा, और वो बोल रहा है बिल्कुल इसी तरह से मैं हिंदू भगवानों को भी तोड़ना चाहता हूँ। राइट, ही इज़ वेरी क्लियर। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बुत शिकन बनना चाह रहा है, आइडल ब्रेकर बनना चाह रहा है। उसके बाद आगे बाबर नामा में वो ये मेंशन करता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के काल के बाद 2 ऐसे इन्वेडर्स या फिर राजा या जो भी टर्म हम यूज़ करना चाहें, वो ट्रामुंटाना लैंड्स है। ट्रामुंटाना का अर्थ है पहाड़ी इलाके जो अफ़गानिस्तान की तरफ के हैं, जो भारत में आए, शासन नहीं किए, लेकिन उन्होंने अपना जिहादी मंसूबे को पूरा करने की कोशिश किया। राइट। और मैं तीसरा हूँ। तो पहले 2 थे गजनी, गोरी, और तीसरा मैं हूँ। तो जब वो आपके सामने 2 तरह की सिचुएशंस है। एक समय वो ये बोलता है कि मैं बिल्कुल मूर्तियों को वैसे तोड़ना चाहता हूँ जैसे मैंने शराब के प्यालों को तोड़ा है, और फिर वो ये बोलता है कि मैं बिल्कुल गजनी और गोरी की तरह बनना चाहता हूँ। सो इससे आपको बिल्कुल जवाब मिल जाता है कि इस्लामाइजेशन और साथ ही साथ बुत शिकन बनना या हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ना उसका उद्देश्य था।
तो भारत में अगर वो एम्पायर इस्टेब्लिश करता तो वो एक इस्लामिक एम्पायर ही होता, और इस्लामीकरण वो बिल्कुल करने वाला था, और इसी मंसूबे के साथ वो भारत में इंटर करता है। एक चीज़ जो बहुत क्यूरियस थी मेरे लिए वो ये था कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो बाबर का डिसलाइक था फॉर इंडिया वो इक्वली प्रोपोर्शनेट है इंडिया का डिसलाइक फॉर बाबर। तो जब हम बाबर की बात करते हैं, एंड बाबरनामा का एक पैसेज भी है जो लोग कोट करते हैं, विच इज़ हिंदुस्तान इज़ अ प्लेस ऑफ लिटिल चार्म, there is no beauty in its people, no graceful social intercourse, no poetic talent or understanding, no etiquette, nobility or manliness. The arts and crafts have no harmony or symmetry. There are no good horses, meat, grapes, melons or other fruits. There is no ice, cold water, good food or bread in the markets. There are no baths and schools. There are no candles, torches or even candlesticks. अब ये एक तरह से ये भी पोर्ट्रे करता है कि भारतीय सोसाइटी कैसी थी, एटलीस्ट फॉर बाबर। आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये सच है जो उसने लिखा था कि भारत में कुछ नहीं था, और उसका डिसलाइक आता कहाँ से भारत के लिए? सो ये उसका इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब वो भारत में इंटर कर रहा है। फर्स्ट टाइम एज इन 5th अटेम्प्ट में वो भारत इंटर करता है हिंदुस्तान। 4 अटेम्प्ट फेल कर गए हैं। जब वो भारत में आता है और ही इज़ लिविंग इन अ नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट, और वो उसका इंटरेक्शन इज़ मोर विद द पोस्ट वॉर कंडीशन ऑफ द प्लेस। ओके। एंड ऑल्सो ये रीजन कौन सा होगा मॉडर्न टर्म्स में? इन एंड अराउंड दिल्ली। ओके। और जब वो इंस्टेंसेस, ये सारे इंस्टेंसेस की बात कर रहा है, ठीक उसके बाद वो ये भी बताता है कि भारत वो जगह है यहाँ पे आपको डोसाइल लोग मिल जाते हैं। बाबर नाम एग्जैक्टली इसके बाद वो ये बात कर रहा है। तो Okay. अब जैसे लोग ये पर्टिकुलर पैसेज को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ये स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि बाबर को हिंदुस्तान से नफरत है। लेकिन आगे वो ये बताता है कि हिंदुस्तान उसको इसीलिए पसंद है क्योंकि ये सोने चांदी फ्लो करते हैं। वो ये बताता है कि यहाँ पे जो लेबर है वो बड़े आसानी से मिल जाता है क्योंकि लोग डोसाइल हैं। सेम बाबरनामा में बाबर ये बताता है हमको कि जो बिकॉज यहाँ पे आर्ट एंड सिमेट्री वगैरह की बात की गई, सेम बाबरनामा में बाबर हमको ये बता रहा है कि हिंदुस्तान या भारत से ही आर्टिजन्स बुलाए गए थे तैमूर के मुसोलियम को बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ के आर्टिजन्स को मुसोलियम में जो डोम्स वगैरह बनते थे उनका आर्ट नहीं पता था। राइट। इस सेम बाबरनामा आपको ये बता रहा है। सो चूँकि बाबरनामा एक एब्सोल्यूट हिस्टोग्राफिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक डायरी थी जो बाबर लिख रहा था। कई बार आप अगर अपने वर्क प्लेस को कंसिडर करें और आप डायरी लिखने के आदी हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है 3-4 पेजेस ऐसे होंगे आपके जहाँ पे आप अपने जो आपके सुपीरियर हैं उनके बारे में आप बहुत ही तीक्ष्ण शब्द का प्रयोग करेंगे, और शायद अगर मैं उसको सिर्फ सिलेक्टिवली कोट कर दूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते थे। करेक्ट। हाँ। और लेकिन जब बाकी के जो 10 पन्नों को अगर मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि आप बड़े खुश हो यहाँ पे, क्योंकि इस गिवन एक जो सर्कमस्टांस होते हैं आपके लाइफ के उस पर्टिकुलर दिन के लिए वो आपके रिजल्ट को लेकर के आते हैं जब आप शाम में अपनी डायरी लिख रहे हैं। और क्योंकि इस चीज़ को फर्दर सप्लीमेंट इससे भी लोग करते हैं कि इसीलिए बाबर काबुल में दफनाया गया, क्योंकि उसको भारत पसंद ही नहीं था। तो इसका जवाब ये है कि बाबर को काबुल भारत से ज़्यादा पसंद था या नहीं, लेकिन काबुल सर्टनली वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बाबर को सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिला। इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं? हाँ, जो बाबर इज अ चेसबोर्ड किंग है, शतरंज का बादशाह है, जैसा कि बुक का टाइटल भी है। और उसको शतरंज का बादशाह इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आज वो एक टेरिटरी यहाँ कैप्चर करता है, दूसरे जगह पे वो उसको लूज करता है, वहाँ वो कमाता है वो टेरिटरी, फिर पता चलता है कि जो दूसरा उसने पहले कैप्चर किया वो चला गया। करेक्ट। वो थ्रू आउट सेंट्रल एशिया में पकड़ बना ही नहीं पाता कहीं। यस, वो सिर्फ जैसे एक चेसबोर्ड का राजा होता है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे, बस एक एक घर ही वो चलता है, और एक समय उसके पास एक टेरिटरी या एक ही घर होता है, वो कभी एक्सपैंड नहीं कर पाता है। लेकिन काबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आकर के सबसे पहली बार उसको एक बड़ी टेरिटरी मिलती है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सूबे उसको मिलते हैं, उसके पास गवर्निंग के लिए ज़्यादा बड़ी टेरिटरी है, ज़्यादा नंबर ऑफ टेरिटरीज है। अभी वो चेसबोर्ड किंग नहीं है, मतलब बाय द नेचर ऑफ अ किंग ऑफ अ चेसबोर्ड ही हैज़ अगेंस्ट इट, उसके पास और भी बहुत सारी टेरिटरी जहाँ पे वो बैठा हुआ है। राइट। और यहाँ पे उसको पादशाह का टाइटल भी मिलता है। सो ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ मिला। इससे पहले आपने सिर्फ पॉवर्टी देखी है, इससे पहले आपने सिर्फ लॉसेस देखे हैं, इससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों का आपके प्रति नफरत ही देखा है।
ये वो समय है जब बाकी के जो टिमुरिड प्रिंस हैं, बाकी के लोग सब आके बोलते हैं क्योंकि आप सबसे बड़े हैं और आप सबसे एल्डरली हैं तो आप हमारे बादशाह बनेंगे। और उसको so इतना लव कंपैशन जो उसको मिला पर्टिकुलर सिचुएशन पे, तो वो इंसान काबुल को ज़्यादा याद करेगा या भारत को, क्योंकि भारत वॉज नॉट अ रीज़न फॉर हिज ग्रोथ। आप किसी भी, अब मैं इसको बहुत ही कॉर्पोरेट लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूँ, आपने 5 कंपनी में काम की है, लेकिन कोई एक कंपनी होगी जहाँ पे आपको एक अनप्रेसिडेंटेड अप्रेजल मिला एंड और उसके साथ साथ आपका प्रमोशन बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था और उसके बाद सब कुछ ग्रेजुअली चलता गया। राइट। तो आपके लाइफ में वो कंपनी काफ़ी मेमोरेबल हो जाएगी, चाहे आप उसको छोड़ के जाओ या ना जाओ। सिमिलरली देश को लेकर के भी लोगों की वैसे ही लगाव होती है। कुछ देश को लेकर के, कोई आप चाहे भारतीय हो या कहीं के भी हो, कई बार अगर आपको हंगरी में अगर या से फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक या कहीं पे भी आपको ज़्यादा ग्रोथ मिल गया, यू जस्ट ग्रू, सो आप उस जगह को ज़िंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपका होमलैंड भारत है। बाबर को ही पता है उसका होमलैंड समरकंद है, इसलिए वो समरकंद को बार बार जीतना भी चाहता था, बिकॉज वो तैमूर का लैंड था। राइट। और सिमिलर ट्रेट आपको बाकी के आगे के सक्सेसर्स में भी नजर आएगा। बाबर के बाद अकबर ने भी काफ़ी कोशिश किया समरकंद को पाने का, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं वो यहाँ के बन गए और वो यहाँ के भारत को ही अपने मातृभूमि मानते थे। नहीं, वो हमेशा मातृभूमि समरकंद को मानते हैं। इसलिए शाहजहां ने एक कैंपेन भी किया था टू गेट द लैंड ऑफ द बल्क और उस जगह के रीजन को लेकर के। तो उनके नज़र में समरकंद हमेशा उनका होमलैंड था। राइट। लेकिन बाबर के लिए काबुल वो जगह था जहाँ उसको सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिला, इसीलिए वो वहाँ पे खुद को दफनवाना चाहता था। आप कुछ बोल रहे थे, मैं शायद बीच में। हाँ। सो इसी वजह से वो काबुल में उसको बरी किया गया और उसके साथ साथ भारत को लेकर के उसके मन में इस तरह के जो अप्रिहेंसिव वर्ड्स जो यहाँ के लोगों के लिए लिखे हैं या फिर जो यहाँ के फ्रूट्स वगैरह के लिखे हैं, क्योंकि उसने अभी तो पूरे भारत को देखा नहीं है। करेक्ट। इट्स हिज इन एंड अराउंड दिल्ली के वेस्टर्न पार्ट, इन अराउंड राजस्थान और थोड़े उस तरह के रीजन। सो वहाँ पे उसका एक्सप्लोरेशन लेवल उस लेवल तक पहुँचा नहीं है, इज नॉट इवन इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल। राइट। सो इट विल बी रॉन्ग टू रीड बाबरनामा और ये टेक्स्ट इन साइलोस, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो इट विल बी अ लॉट ऑफ इनजस्टिस टू अ लार्जर डिस्कोर्स। राइट। बट देन आपने कहा कि वो 4 बार कोशिश करता है इंडिया एंटर करने की, पर फिर 5th टाइम में वो आता है, 4 बार वो फेल हो जाता है। 5th टाइम में क्या ऐसा चेंज हो जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होता है? क्लाइमेट एज एन सो अक्सर जब वो भारत में इंटर करने की कोशिश करता था, तो जैसे उसने खुद बाबरनामा में बताया, जो पैसेज है भारत में आने के लिए थ्रू हिंदू कुश और उस तरफ का रीजन, वहाँ पे बर्फ़ का इतना जम जाता था, कई बार घोड़े धंसने लगते थे बर्फ़ के अंदर। ओके। और कई बार उनको गुफाओं में जा कर के शरण लेना पड़ता था, कई बार उनको वापस जाना पड़ता था। द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे आए थे जब उनके पास खाने की कमी हो गई है, उनको घोड़ों को मारना पड़ता था। ओके। घोड़े कम पड़ने लगे, घोड़ों के कम पड़ने की वजह से 2 कैंपेन कैंसिल हो गए क्योंकि उनके पास घोड़े नहीं आगे लोगों को ले जाने के लिए। देयर वाज अ टाइम जब बाबर को खुद गधे पे चल करके आगे जाना पड़ रहा था, उसको घोड़े उधार लेने पड़े थे दूसरे लोगों से। ऐसे सर्कमस्टांसेस बाबर ने मेंशन किए। सो रेजिस्टेंस वैसा कुछ नहीं था क्योंकि अभी तक उसने भारत में एंटर किया नहीं है। सो कई बार लोगों के मन में ये संशय आ सकता है कि शायद 4 बार उसको हमने हराया या कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इट्स अ क्लाइमेटिकल सिचुएशंस। एक बार बाबर की बेटी की मृत्यु हो जाती है जो हुमायूं के बाद पैदा लेती है एंड शी डजंट लिव। सो उसके शोक में बाबर इज़ कम्प्लीटली, एक बार हुमायूं इज़ बॉर्न तो ही हैज़ टू कैंसिल द कैंपेन। सो इस तरह से डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे और क्लाइमेटिकल फैक्टर्स थे जिसके वजह से बाबर के कैंपेन फेल करते गए और 5वीं बार फाइनली क्लाइमेट का सपोर्ट हुआ, ही कुड गो थ्रू एंड थ्रू और इट ऑल वेंट सो वेल दैट उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। लोदी के साथ में भी वो 2nd टाइम लड़ता है इस बार। यस। तो फर्स्ट टाइम और 2nd टाइम में क्या डिफरेंस है? मतलब फर्स्ट टाइम वो हार जाता है, 2nd टाइम कैसे जीत जाता है? इट्स मोर लाइक जो उसका द्वितीय युद्ध हो रहा है लोदी के साथ, यहाँ पे उसकी जो आर्टिलरी सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड है। ओके। और उसके साथ साथ आर्टिलरी सिस्टम इम्प्रोवाइज होने के साथ बाबर इज़ अ वेरी क्विक लर्नर। अगर आप थ्रू आउट बाबरनामा की जर्नी में देखोगे, लोग उसको डम बुला सकते हैं, लोग उसको लूजर किंग बुला सकते हैं, बट ही इज टेकिंग टेक अवेज फ्रॉम ईच एंड एवरी इंस्टेंस। राइट।
और इसीलिए उसने कई बार शाइबानी खान को भी हराने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाई कि मुझे, और एक उसका एक कॉन्शियस कॉल भी था टू नॉट इंटरैक्ट विद शाइबानी। जैसा शाइबानी जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ से मैं भाग जाऊँगा, क्योंकि उसको पता था कि मेरी मिलिट्री समृद्धि इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसको हरा सकूँ। जैसे मैंने भी कई बार इन ह्यूमर बोला है कि बाबर शाइबानी खान से डरता था, लेकिन शायद उसकी वो डर वो स्ट्रैटेजिक डर भी थी। ही वॉज वेरी क्लियर एंड सॉर्टेड कि मुझे क्या करना है, उसका मार्ग उसको पता था। तो बाद में जो उसकी सुपीरियरिटी आई और जिस तरह से वो पूरी तरह रिजॉल्व था अपने कॉज को लेकर के, दैट्स वेयर ही कुड डिफीट लोधी। और लोधी के साइड से भी बैक स्टैबिंग हुई थी, एंड द रिलेटिव ऑफ लोधी, अदर लोधी जॉइंट हैंड्स विद दौलत खान ने इनफैक्ट इनवाइट किया था बाबर को। हमेशा कंट्रोवर्सी में राणा महाराणा दिस वाज वन थिंग जो मैं आपसे पूछना भी चाहता था कि ऐसा कहा जाता है कि राणा संगा ने खुद लेटर लिख के बाबर को बुलाया था। सो अब इसके दो एंगल्स हैं देखने के लिए। अब जैसे बाबरनामा में आप पढ़ेंगे तो दो हिंदू राजाओं की बात करता है बाबर, उसमें से एक है विजयनगर के राजा और दूसरा है महाराणा सांगा। तो जब महाराणा सांगा की बात कर रहा है तो उसके ब्रेवरी की बात है, उसके स्ट्रेंथ की बात है, और हमेशा ये बात हो रही है कि शायद वो सबसे ताकतवर राजा हैं भारत के। तो जो राजा इतना ताकतवर है और ये यहाँ पे एक चेसबोर्ड किंग की तरह है, जो वो इज़ मोर लाइक अ लूजर प्रिंस, अगर आप उसको वैसे देखेंगे। सो इतने ग्रेट महाराणा सांगा को, संग्राम सिंह को, लोधी को हराने के लिए जिसको पहले परास्त कर चुके हैं, उसको एक ऐसे लूजर किंग की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। कॉमन सेंस डजंट टेक्स यू टू दैट कंक्लूजन, क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। एज फार हिस्टोरिकल एनालिसिस की कंसर्न है, बाबरनामा में श्योरली बाबर ये बताता है कि महाराणा संग्राम सिंह ने उसको चिट्ठी लिखी और उन्होंने बोला कि मैं आकर के आपकी मदद करूँगा, मैं आगरा से आऊँगा, आप इधर से आओ, हम मिल करके ये युद्ध लड़ेंगे। लेकिन राणा संग्राम सिंह नेवर टर्न्स अप। ये बाबर हमको बता रहा है बाबरनामा में। अगर हम बाबरनामा को एज एन एविडेंस मान रहे हैं फॉर एवरी अदर थिंग, और हम बोलते हैं कि हम इस मैटर को सेलेक्टिवली डिश आउट कर देंगे, सो इट विल बी अगेन अनजस्टिस टू होल ऑफ अ थिंग। पर बाबर अपनी खुद की डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? एग्जैक्टली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इनजस्टिस हो जाएगा अगर हम इसको रिजेक्ट करते हैं तो। लेकिन लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस, अब क्या चिट्ठी लिखी राणा संग्राम सिंह ने हमको ये नहीं पता है। तो बाबर इसके बारे में नहीं लिखता कि चिट्ठी में वी डोंट नो कि चिट्ठी में क्या है। सिर्फ ये फ्रैंकली इस तरह लिखा हुआ है कि उन्होंने कमिट किया कि हम आकर के आपका यहाँ पे साथ देंगे, एंड ही नेवर टर्न्स अप। बट चिट्ठी में एग्जैक्टली क्या क्या लिखा हुआ था वो हमको नहीं पता है। लेकिन उसके बाद जो जितने भी राजपूत हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई किया। दे हैव नेवर एक्सेप्टेड दिस कि राणा संग्राम सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है। सो गिवन द सर्कमस्टांस सिचुएशन, ये बात के जड़ तक हम तभी पहुंच पाएंगे अगर हमारी फिर से मुलाकात महाराणा संग्राम सिंह या बाबर से होती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमको नहीं पता है, हम कभी पता कर भी नहीं पाएंगे। तो अब ऐसे में मेरे लोगों को ये सवाल जाता है कि अगर महाराणा संग्राम सिंह ने चिट्ठी लिखा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। टू स्टार्ट विथ, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक कॉल्स हो सकते हैं। उन्होंने बाबर को बुद्धू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, क्या फ़र्क पड़ता हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर लिख भी दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वी सावरकर ने भी जब पिटिशंस लिखे तो दैट ऑल्सो हैड लॉट ऑफ नुआंसेस। उनका था कि एक पर्पस अलग था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी चिट्ठी लिखी जब जय सिंह को, या फिर सिख गुरु ने जब चिट्ठी लिखी थी जो जफरनामा है, वहाँ पे भी जब अगर हम उन चिट्ठियों को या उन लेटर को इस तरह देखने लगे लिटरल सेंस में, तो वी विल बी नोवेयर। लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज अकबर की बड़ाई कर रहे हैं तो हम ये मान लें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये मान लिया है कि अकबर बहुत ही महान राजा था। बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव व्हाट दे वर वर्किंग ऑन, राइट। और हमको ये सब डायबॉलिक सिचुएशन में फंसना नहीं चाहिए कि संग्राम सिंह ने चिट्ठी लिखा है कि नहीं लिखा। वो बिल्कुल मैटर करता ही नहीं, क्योंकि एक बात तय है कि महाराणा संग्राम सिंह बहुत बड़े योद्धा थे। चिट्ठी लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव किए हैं। ही इज ऑलरेडी महाराणा, नॉट इवन राणा, ही इज महाराणा। अब ऐसे में बाबर ने भी अपनी क्रेडेंशियल्स को प्रूव कर रखी है अपने बाबरनामा के थ्रू। सो वो चिट्ठी आए चाहे नहीं आए,
इससे ये तय नहीं होगा कि बाबर ज़्यादा महान है कि महाराणा संग्राम सिंह ज़्यादा महान है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस, एविडेंसेस और जो एक्ट्स है उनके पास में वो बिल्कुल उसको क्लियरली इलस्ट्रेट करते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है। तो हमको ये सब फालतू के द्वंद्व में तो फंसना ही नहीं चाहिए किसने चिट्ठी लिखा है, क्योंकि हम इसके तथ्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। टिल द काउज कम होम हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। सो इट बिकम्स अ वेरी फ्यूटाइल डिबेट। पहले मैं भी इस पर काफ़ी डिबेट करता था लोगों से ट्विटर पे यहाँ वहाँ, बट डाउन द लाइन आई रियलाइज दैट ये तो बहुत इनकॉन्सिक्वेंशियल है। फ़र्क क्या पड़ता है अगर चिट्ठी लिखा भी तो, नहीं लिखा तो और भी अच्छी बात है, और लिखा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर लिखी भी हो तो हमारे पास में ये तो कोई एविडेंस नहीं कि वो उसकी हेल्प करने गए थे। बिल्कुल। बट देन खानवा का जो बैटल होता है उसमें क्या होता है एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज नाउ टू जायंट्स जो एक दूसरे के साथ में भिड़ने वाले लिटरली, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर था जो राणा संग्राम सिंह के अगेंस्ट डाउन प्ले किया वो था तोपों का स्ट्रेंथ, या फिर जो बारूद और आर्टिलरी जो बाबर लेकर के आया था वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ था उसका, और उसके सामने समहाउ जो राजपूत आर्मी वो मैचअप नहीं कर पाई। ओके। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस हैं जिसकी बात की जाती है, बैक स्टैबिंग वगैरह की, वो सब भी आते हैं, लेकिन वो लेटर मैन्युफैक्चरिंग है। और इनफैक्ट बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं और बिल्कुल खारिज करते हैं कि महाराणा संग्राम सिंह को बैक स्टैब किया गया था। और इट हैज़ बीन अ वेरी रेगुलर प्रोजेक्ट ऑफ पिकिंग सर्टन किंग्स, जैसे जयचंद को क्रिएट करके उसको एक विलन बना दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं था। देयर वर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। Certainly we have to accept technologically, not the muscle power, but technologically बाबर की आर्मी ज़्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी, और वो सारे सर्कमस्टांसेस के वजह से महाराणा संग्राम सिंह युद्ध में पराजित होते हैं। और उसके बाद भी लेकिन चीज़ें आसान नहीं थी। फिर चंदेरी की लड़ाई होती है, और चंदेरी का जो सीज होता है वहाँ पे व्हेन बाबर कम्स, और चंदेरी में किसके अगेंस्ट होती है? मैं नाम बोल रहा हूँ, मेदनी राव इज़ वन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, ही इज़ वन ऑफ द लीडर देयर, जो चंदेरी की देख रेख कर रहे हैं। और वहाँ पे भी जौहर कमिट होता है, और उस जौहर में बहुत सारे वीरांगनाएं जल जाती हैं, और उसके बाद वही जौहर शाखा का चीज़ जो होता है दैट द राजपूत कम आउट टू द वॉर वगैरह सब कुछ। लेकिन चंदेरी के बाद से बाबर की फुटहोल्ड थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। ओके। और इसको मैं बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करने वाला हूँ अपनी सिक्वल में। लेकिन जब अगर ये चंदेरी का युद्ध किसी तरह से अगर भारत के फेवर में या फिर राजपूतों के फेवर में आ जाता तो सर्कमस्टांसेस बहुत ही अलग होते हैं। लेकिन फिर तो इंडियन हिस्ट्री कम्प्लीटली अलग होती। और इनफैक्ट लेकिन हमेशा ये हो जाता ना, व्हाट इफ। करेक्ट। और क्योंकि अगर हम इतिहास को पीछे की ओर लेके जाना चाहें, अगर हेलिगू खान के युद्ध में बरके खान ने की पराजय हो गई होती और हेलिगू खान विजयी हो गए होते, तो शायद जो इतिहास का लेखन हुआ या फिर जो इतिहास जैसे बना वो वैसे नहीं बनता जैसे बना, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर भी एग्जिस्ट नहीं करता। राइट। अगर ऑटोमन एम्पायर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जो 1914 में जब वो 14 से 15 में जब वर्ल्ड वार में ऑटोमन्स की युद्ध में हार होती है, और उसके बाद जो मोपला जेनोसाइड होता है खिलाफत को बचाने के लिए वो नहीं होता, ज्यूस के ऊपर परसिक्यूशन नहीं होता। सो इतिहास बिल्कुल अलग होता है अगर वो बैटल हेलिगू खान ने बरके खान को हरा दिया होता। सो वो तो है हमारे पास व्हाट इफ। करेक्ट। वो एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री है जिसके बारे में आप एंडलेसली बात कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैपेंड। या अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे एक पिक्चर दे सकते हो कि जब महाराणा संगा के साथ में ये जो वॉर बैटल चल रहा है बाबर का, उस वक्त इंडिया में और कौन से किंग्स, प्रेवलेंट किंग्स या एम्पायर्स थे? सो उस समय तक इनफैक्ट विजयनगर वाज कंटिन्यूइंग टू सम फॉर्म। अच्छा, ओके। इट इज़ कंटिन्यूइंग टू सम फॉर्म। और उसके साथ साथ इन द ईस्टर्न पार्ट हमारे साथ अहोम डायनेस्टी है जो प्रिवेल कर रहा है वेरी स्ट्रांगली। और इनफैक्ट अहोम्स को तो हम इसके लिए जानते हैं कि उन्होंने इनफैक्ट लचित बुरफुकन ने औरंगजेब को जिस तरह से पराजित किया था, वो जैसे हम रानी ताराबाई की बात कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक उसी तरह से बिल्कुल पराजित किया था लचित बुरफुकन ने। और लचित की आर्मी बहुत ही स्ट्रांग नहीं थी, मतलब स्ट्रांग इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, डिस्पाइट दैट उसने टोपोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए जो ज्योग्राफी का लैंड दोनों यूज करता है, करेक्ट, उसने उस तरह से औरंगजेब की आर्मी को हराया था। उसके साथ साथ हमारे पास डाउन द साउथ वी हैड द विजयनगर, देन वी हैड
Marathas which were very prevalent. Sorry, we are talking about the Battle of Khanwa. So उस समय Marathas are not very powerful. They are just popping up, right? And they are existing in different forms, so that they are serving to other people, and that's how उस तरह से वो exist कर रहा है. And then when we go towards the western frontier, वहाँ पे Rajputs काफ़ी strong hold हैं actually. There's the Rajputs, the Mewar, the Rajputs, the Kachwa Rajputs. So there are different Rajput confederacies which exist. So majorly अगर आप देखना चाहेंगे तो ईस्ट में अहोम्स हैं जो सबसे प्रिवेलेंट है, सबसे पावरफुल, और इट्स बिकम वेरी आयरनिकल, ये उसी पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं. दे आर वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल, बट उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी. करेक्ट, हाँ, राइट. ये तो अब चर्चा होना शुरू हुई है. यस. और राजपूत्स आर अ वेरी पावरफुल फोर्स बैक देन. दे पूरा नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, नॉर्थ इज कम्प्लीटली इज लेड बाय देम. और विजयनगर का डिक्लाइन या पतन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है विद जब फाइनली जब बैटल ऑफ मैं नाम भूल रहा हूँ. सो जिस बैटल में फाइनली जब विजयनगर हम्पी का जो फॉल होता है, एंड दैट्स व्हेन इट बिकम्स द मोस्ट, आई थिंक दैट साउथ के लिए इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिजेक्टिव पीरियड, क्योंकि विजयनगर का फॉल वाज द फॉल ऑफ एक ऐसे एम्पायर का फॉल था जिसका एस्टैब्लिशमेंट itself had happened for the cause of Hindu nationalism. Correct. Right. So that's how the world Indian footprint existed, as with the Ahoms as the most powerful one, the Vijayanagar to some extent, or it was majorly led by the Rajputs. Rajputs were the most powerful people. और इसी वजह से बाबर ने भी जिक्र, जब अपने बाबर नाम में जिक्र किया, he speaks about two. एक है राणा संग्राम सिंह और दूसरा है विजयनगर एम्पायर. They were the most powerful ones in that period. Do you think it was sort of a mistake or a misjudgment कि जितने ये एम्पायर्स थे एंड जो इंडिजिनस इंडियन किंग्स थे, अगर ये एक कॉन्फेडरेसी बना लेते एंड शायद उस वक्त गेस कर लेते कि बाबर क्या करने वाले आगे जाके, तो हिस्ट्री बहुत अलग होती. अगेन इट्स अ व्हाट इफ क्वेश्चन. बिल्कुल अलग हो सकती थी, बिल्कुल अलग होती. क्या कोशिश की गई थी कॉन्फेडरेसी बनाने की? एक नहीं, कॉन्फेडरेसीज बनती थी, एंड ऐसे लोगों को वो कॉन्शियसनेस था दैट दे हैव टू फाइट फॉर द धर्म और समथिंग लाइक दैट. लेकिन ये जो बाबर का पीरियड की जब बात करें, उस समय इस तरह की कॉन्शियसनेस नहीं थी. ओके. ये कॉन्शियसनेस को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जगाया तो मराठास थे, बिकॉज उनका ये जब हिंदवी स्वराज्य की हम बात करते हैं, वो था ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ. ये सैफ्रनाइजेशन हो जाना है, या फिर हिंदू एम्पायर या हैंदवी स्वराज्य एग्जिस्ट करेगी. हैंदवी स्वराज्य का मतलब है हिंदुओं का राज्य, हैंदवियों का राज्य. और कई बार लोग ये बोलते हैं कि हैंदवी को वो हिंदी से रिलेट करना चाहते हैं, नॉट विथ हिंदू. लेकिन जो हिंदू शब्द भी आता है, वो सबसे पहले जब डरायस प्रथम ने यूज़ किया था, जो कि एक पर्शियन राजा था इन 5th century BC, उसके इंस्क्रिप्शन में हैंदवा शब्द का प्रयोग किया गया है. ओके. तो हिंदूज को हैंदव की तरह ही देखा जाता था. इट्स अ वेरी ओल्ड टर्म, और ये कोई नया टर्म नहीं है. सो हमको शायद ये कभी पता नहीं चलेगा कि छत्रपति शिवाजी ने ये शब्द का प्रयोग, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा उसके लिए प्राइमरी सोर्सेज भी नहीं है. वी एक्चुअली डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, राइट. तो कभी हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये तो तय है कि एक वो कॉन्शियसनेस था कि धर्म के लिए लड़ना है, और धर्म का ही शासन रहेगा, और पूरे ऊपर से नीचे ईस्ट टू वेस्ट हमको अपना स्वराज्य स्थापित करना है. और ठीक इसी कारण से छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला जो सबसे बड़ा काम किया था, जो उनका सील था, वो संस्कृत में आया. एक बहुत बड़ा स्टेप था ये. करेक्ट. और उसके वजह से एक, आप बोल सकते हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबलिज्म आ गया, कॉन्शियसनेस में आ गया, लोगों कॉन्शियस में आ गया कि हम अपने स्वराज्य की बात करेंगे. स्वराज इज अबाउट यूनाइटिंग हिंदू फोर्सेस टुगेदर, यूनाइटिंग भारत टुगेदर, और भारत को एक सिविलाइजेशनल लैंड मास की तरह भी देखना. जैसे सिविलाइजेशनल इश्यूज बहुत नोशनल हो सकते हैं, बट हम मान रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया भी हमारा पार्ट है, राइट. हम भारत को उस तरह से देख रहे हैं. अखंड भारत को हम बहुत ही नोशनल वे में देखते हैं. लेकिन ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था, उसको फिजिकल लैंड मास में सुपर इम्पोज करके देखने की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, राइट. और उससे पहले इतना बड़ा कदम नहीं हुआ. इसलिए जो मराठास थे, उसने काशी पुनरुत्थान के लिए भी काफ़ी काम किया था. उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि मंदिर वहाँ पे फिर से आए. सो
ये अब आप इमेजिन करो डाउन द डेक्कन साउथ, मतलब डेक्कन मतलब दक्षिण में रह करके ऊपर नॉर्थ में काशी की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियसनेस नहीं था। अब जब हम इस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अभी भी जब सदर्न इंडिया में शादियां होती है तो वहाँ पे शादी के दौरान जो दूल्हा होता है वो काशी की तरफ कदम बढ़ाता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन था कि जब आप काशी यात्रा पे जाते हैं, काशी, और इट इज़ हैपनिंग डाउन इन द साउथ, काशी इज अप इन द नॉर्थ, बहुत बहुत डिस्टेंस है। सो आप ये समझने की कोशिश करो कि धार्मिक कॉन्शियसनेस कितना ज़्यादा था, कितने लोग इस फैक्टर से टाइट थे। तो कॉन्फिडेंशनरीज की जब हम बात करें, बिल्कुल ये उस वक्त उतने फोर्स में होकर के नहीं आई, राइट, लेकिन बाद में वो कॉन्शियसनेस जागा और हमने सोचा कि हमको साथ में मिलकर के, और इनफैक्ट जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जय सिंह को चिट्ठी लिखी, जब वो उन चिट्ठियों का एक्सचेंज हो रहा था, उन्होंने जय सिंह को बोला कि मेरा तो पूरा उद्देश्य है कि मैं दक्कन से मलेच्छों को भगा दूंगा और हमको भी साथ में मिलकर के युद्ध लड़ना चाहिए, क्योंकि हमको पूरे भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य को इस्टेब्लिश करना है। राइट, और ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये हिंदवी स्वराज्य की बात है। ये उन्होंने बहुत क्लियरली उस चिट्ठी में लिखी है। सो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो जो कॉन्शियसनेस था वो छत्रपति शिवाजी महाराज में बिल्कुल क्लियर था। इनफैक्ट ये तो छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पे भी हुआ था ना, कि मतलब औरंगजेब का वो रेन था उस टाइम पे, कि एंड उसके रेन के अंडर औरंगजेब का कोई बेटा था जो उसके अगेंस्ट रिबेल कर जाता है, तो वो राजपूत के साथ मिलके डाउन आता है, डाउन साउथ, एंड छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में देवर गोइंग टू अटैक औरंगजेब, बट देन औरंगजेब बीइंग औरंगजेब वो एक चिट्ठी लिख के पूरा खेल खत्म कर देता है वहाँ पे। बट देन ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने मेंशन किया था कि बाबर खुद को घोरी एंड गजनी के बाद में तीसरा वो उस तरह का एक किंग या एम्परर समझता था। मैं बहुत पहले, दिस इज़ ईयर्स बैक, जब हमने रिसेंटली पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, तो मैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी से बात कर रहा था अबाउट राजपूत हिस्ट्री एंड पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कही थी कि कॉन्फेडरेसीज बनी थी घोरी को रोकने के लिए, एंड इनफैक्ट बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। गुजरात में वो एक पैसेज था, रानी का नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई रानी थी गुजरात की, जिनके ऊपर एक फिल्म भी आने वाली है अभी, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम, बट एक रानी थी गुजरात से, तो उनके साथ में मिलके कई सारी कॉन्फेडरेसीज बनी थी एंड घोरी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से मार पीट के भगाया था। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। सेम चीज़ बाबर के साथ में भी की जा सकती थी, बट नहीं हुआ वैसा कुछ। हाँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि बाबर को कोई उतनी सीरियसली भी ले नहीं रहा था। ओके, वाज दिस बिकॉज क्योंकि वो चेस बोर्ड किंग है, आपने जिस तरह से बताया? हाँ, मतलब एक होता है कि आप गोरी और गजनी के लिए प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि कौन आ रहा है उधर से, उनका उद्देश्य आपको पता है, उनका पर्पस पता है, उनकी माइट पता है, उनकी स्किल पता है। बाबर कभी भारत में इससे पहले इंटर भी नहीं किया है, ही वाज लाइक अ शॉकर। और जब इब्राहिम लोदी, जब दौलत खान ने जब चिट्ठी लिखी थी और उस तरह से बुलाने की कोशिश की थी बाबर को, तो बाकी के लोगों को कुछ पता भी नहीं है कि उस तरह के एक्सचेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली की सीट पे तो सुल्तान बैठे हुए हैं, राइट, और भारत में बाकी के क्षेत्रों में लोगों को बिल्कुल भी आभास नहीं है कि कौन कहाँ से आने वाला है। सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड। अब अभी आप ये बिल्कुल इंटरसेप्ट कर सकते हो कहाँ से कौन आ रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्सेट्रा, लेकिन उस समय तो ये आप ट्रेस भी नहीं कर सकते थे ना, कौन कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। उस समय आपके जासूस वगैरह होते थे इधर उधर, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सो बाबर सर्टेनली वॉज वेरी डिफरेंट दैन गजनी एंड गोरी, और हम लोग उसके लिए उस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे जैसे हम गजनी और गोरी के लिए हमेशा रहते थे। ओके, इंटरेस्टिंग। बट देन ठीक है, अब बाबर आ गया इंडिया, उसने लोधी को हरा दिया, अपना रूल एस्टैब्लिश कर दिया यहाँ पे, एक तरफ उसने महाराणा संगा को भी हरा दिया है, एंड नाउ आपने चंदेरी वाली बैटल कही थी, उसके बाद में उसका एक्सपेंशन ईजीली थोड़ा होने लगता है भारत में। लोगों का क्या रिएक्शन था, जो इंडियन नॉर्मल एक सिटीजन था उस वक्त का, उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में भी इसकी बात की थी। वॉज इट वेरी नेचुरल फॉर देम कि ठीक है एक और इन्वेडर आ गया है, अब वो रूल करेगा, और वॉज इट लाइक कि रिबेल किए जा रहे थे लोग? नहीं, उतना रिबेल नहीं, एज पर द प्राइमरी सोर्स उतना रिबेल दिखने को नहीं आता है, और उसका ये भी कारण था कि बाबर ने आते के साथ कन्वर्जन्स वगैरह शुरू नहीं किए, और आपको जॉल्ट तब लगता है जब आपके फेथ पे कोई अटैक कर रहा है। और बाबर के अटैक्स थे, ही अटैक्ड द टेम्पल्स, लाइक जब चंदेरी पे अटैक होता है, टेम्पल, जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स आर डिस्ट्रॉयड, आइडल्स आर ब्रोकन, राइट। लेकिन उसके साथ साथ
लोगों की जो अवेयरनेस है अबाउट क्या बाबर लेकर के आने वाला है, दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. लेकिन टू सम एक्सटेंट जब गुरु नानक ने इसके बारे में लिखा था, और वो मेंशन करते हैं बाबर का अटैक, सो वो उसके एट्रॉसिटीज़ को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, खुरासन वगैरह से आकर के कैसे वो आगे की ओर बढ़ा. ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन बिकॉज अटैक वॉज नॉट सो डायरेक्ट अगेंस्ट द फेथ, राइट, अटैक वॉज नॉट सो ब्रॉड, इट वॉज नॉट वो स्केल पे था ही नहीं, क्योंकि बाबर की कॉन्फिडेंस उतनी बड़ी नहीं थी. बाबर वॉज नॉट दैट बिग. और जब गजनी एंड गोरी आते थे वो पूरे प्रिपेयर्ड होकर आते थे कि हमको इन्वेट, दे आर क्लियर विद द टारगेट्स. अब बाबर तो एक, आप ये मान सकते हो कि इधर उधर से सोल्जर्स का जुगाड़ करके कुछ ही इज टेकिंग सम पीपल फ्रॉम द मंगोल. बुक में मेंशन किया वो ट्राइबल्स के साथ में एक वो पूरी उसकी एक वो ऐसे फ्रीलांसर्स वाली सेना होती थी. यस, बिकॉज ट्राइबल बेल्ट से वो उठाता था लोगों को, उनको साथ में लेकर के. सो लोगों को पता भी नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है. दे आर कम्प्लीटली अनअवेयर दैट व्हाट इज अप देयर इन द थिंग. और इसीलिए बाबर के खिलाफ जहाँ ज़्यादा रिबेल हुए, ना ज़्यादा लोगों ने अपोजिशन दिखाया, इट वॉज ओनली आफ्टर बैटल ऑफ चंदेरी इट बिकम वेरी ईजी. इट वॉज क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सपांड करता जा रहा है. क्योंकि अब आप ये सोचो कि दिल्ली पे तो शासन सल्तनत का था ही ना. राइट, दे आर ऑलरेडी लिविंग विथ हिम, ही इज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग. तो अगर बाबर का एंट्री हो जाता है, एक ऐसा युद्ध होता है, तो पहला तो एक ये था कि लोगों को एक रिलीफ भी लगता है कि अगर एक अट्रोसिशियस पर्सन है, ही इज गॉन, लोदीज आर गॉन एंड करेक्ट, दे नेवर नो दैट व्हाट इज इनटू द स्टोर. अब जो लूट भी लिया बाबर ने वो भारत के बाहर भेज रहा है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उसने लोगों को इतना मारा, ये किया. वी डोंट फाइंड लॉट ऑफ एविडेंसेस ऑफ इट. खानवा और जो चंदेरी की जब हम बात करते हैं, इट वॉज अ डायरेक्ट बैटल अगेंस्ट द काफिर्स, जहाँ पे वो जिहाद को इन्वोक भी करता है, एंड इट डिड व्हाट ही कुड डू द बेस्ट. बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जब वो एक्सपैंड कर रहा था, स्पेशली जब उसने दिल्ली को टेक ओवर किया था, तो वहाँ पे कुछ इट वॉज वेरी नेचुरल रिएक्शन द पीपल. वहाँ पे कुछ अननेचुरल उनको कुछ दिखा नहीं. ओके, कि समथिंग एल्स इज अप देयर इन द स्टोर. तो ये जो जिहाद की आपने बात की, वो बाबरनामा में कुछ लिखता है जिहाद के बारे में? बिल्कुल. और ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब अफगानिस्तान में जब वो मुसलमानों से डील कर रहा है, जो उसके जिनको वो शत्रु की तरह देख रहा है, और इनफैक्ट 4 बार उसने लोगों के सर के टावर्स बनाए. सर के टावर्स? यस, द स्कल टावर्स जिसको हम बुलाते हैं. स्कल इसलिए क्योंकि जब सर या मस्तक को रख पाइल करके जब वो टावर बनाओगे तो कुछ समय के बाद वो डिके करके ओनली स्कल विल बी लेफ्ट, तो वो स्कल टावर बन जाता था. तो जो अफगानों को भी ये बाबर मार रहा है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अफगान आकर के उसके सामने सरेंडर करते हैं, लेकिन बाबर बोलता है कि वो तो है तो मेरे एनिमी, उन्होंने मुझे अपोज किया है, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था शुरू में पाशा के, तो मैं तो इनको मारूंगा. और वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा है कैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स उसने करवाए. बता रहा है एक टावर में मैं 200 सर लगाता हूँ, वो बड़े शांति से वो बता रहा है. और ये सब घटना तब की है 1504-5 के आसपास की. इसको थोड़ा आगे ले लो माइक को. ये वो घटना है 1504 और 1505 वगैरह के आसपास की बात. तो 1504 और 1505 मतलब 5 और पीछे का 16, सो 19-20 साल का है बाबर. 19-20 साल की उम्र में वो टावर्स खड़े कर रहा है. हाँ, और एंड ही इज राइटिंग इन बाबरनामा कि आज जो मैंने 4 टावर बनाए हैं उसमें से एक टावर में 200 सर है. वो काउंट भी कर रहा है और वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन अभी तक उसने जिहाद इन्वोक नहीं किया है. जब उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, बजौर की घटना है, बजौर अफगानिस्तान के पास, वहाँ पे वो ये ऑब्जर्व करता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो उनको मार देता है. बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग इस्लाम प्रॉपर्ली. वो मुसलमान ही है लेकिन इस्लाम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं. ओके, इसलिए वो उनको मारता है. उसके बाद बैटल ऑफ खानवा के समय उसने सबसे पहली बार जिहाद को इन्वोक किया. आप अब ये डिफरेंस देख सकते हैं, जब उसका युद्ध मुसलमानों से हो रहा है वो जिहाद नहीं इन्वोक कर रहा है. अब जैसे लोग ये पॉइंट लेकर के आते हैं जिहाद इज ऑलवेज स्ट्रगल, इट इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन एक्सेट्रा, उस तरह से. तो बाबर को तो उस वक्त भी जिहाद इन्वोक करना चाहिए था अगर इट इज. लेकिन बाबर जिहाद सिर्फ बैटल ऑफ खानवा में इन्वोक करता है. बाद में खुद को गाजी की पदवी भी देता है, इट्स बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ खानवा. और वो क्लियरली बताता है कि मैं जंगलों में भटक रहा था इधर उधर जस्ट बिकॉज मुझे अल्टीमेटली काफिरों या हिंदुओं पे अपना शासन इस्टेब्लिश करना था. वो उसको बहुत क्लियरली बाबरनामा में बता रहा है. राइट.
अब ऐसे में तो ये मानना बिल्कुल गलत हो जाएगा ना कि रिलीजियस या इस्लामिक मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल इस्लामिक मोटिवेशन था। और भारत में आकर के उसने जिहाद इन्वोक किया, और स्पेशली उन्होंने हिंदुओं के मूर्तियों के बारे में बात की, क्योंकि जब बैटल ऑफ खानवा के पहले भी हमने इसकी बात की। आपने बुक में कई बार ये मेंशन किया, यू एड्रेस दिस होल एम्पायर, इसको आप मुगल एम्पायर करके कह के नहीं एड्रेस करते, आप इसे टिमुरिड गुरखायन एम्पायर कहते हैं। ऑफ कोर्स हमने इसके बारे में बात की, बट स्टिल आई इंग्लिश पॉडकास्ट में, बट हिंदी पॉडकास्ट में जिन लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी काफ़ी टाइम तक ये नहीं पता था। द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि इन्हें मंगोल टर्क्स के नाम से हम कह सकते हैं, वो अमीश त्रिपाठी ने किसी इंटरव्यू में कहा था, तब मुझे समझ आया था कि ओके अच्छा मुगल्स नहीं है ये। एंड फिर आपकी बुक में आपने लिखा है टिमुरिड गुरखायंस, तो इसे एक्सप्लेन करिए। सो देयर आर टू वर्ड्स फॉर इट, गुरखानियंस एंड गुरखायंस। ये दो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं अक्सर बेस्ड ऑन किस एंग्लिसाइज वर्जन में हम जा रहे हैं। बट टिमुरिड वॉज अ कॉन्स्टेंट टर्म, और टिमुरिड या तैमूरिया, ज़्यादा हम अगर उस समय के भाषा में जाए तो तैमूरिया होगा। मैंने इंग्लिश में टिमुरिड यूज़ किया है। सो तैमूरिया का मतलब होता है आप तैमूर के नस्ल से आ रहे हैं, और गुरखाया या फिर गुरखानिया का मतलब होता है दामाद या सन इन लॉ, जो कि मंगोल टर्म है। सो कहानी थोड़ी पीछे जाती है चंगेज़ और तैमूर के समय में। चंगेज़ और तैमूर दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर हैं, चंगेज़ जंगीज़ खान या चंगेज़ जो भी, और तैमूर जिसके बारे में हम सबको पता है, तैमूर द लेम, तैमूर लंगड़ा या जो भी। सो अमीर तैमूर भी बुलाते हैं। अब बाय द वे चंगेज़ का भी एक जो नाम था तिमुज़ीन था, मतलब तैमूर की तरह ही तिमुज़ीन करके उसका नाम भी था। उसका भी नाम था। तो कई बार कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तैमूर और चंगेज़ खान के बीच में भी, क्योंकि कुछ नाम वो निकल करके आते हैं चंगेज़ के लिए। और इन दोनों के एक कॉमन एंसेस्टर है जिसका नाम है तुमने खान। सो तुनमय नहीं, मतलब तुमने खान। और उसके साथ साथ एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है मंगोल्स के बारे में, वो बहुत सेक्युलर लोग हैं। सेक्युलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष नहीं, बल्कि धर्म कैन नॉट बी रिलीजन, सो धर्मनिरपेक्ष तो बट उसमें नहीं घुसते। इसका अर्थ ये है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में एक वॉल है, और मंगोल्स इसको बिल्कुल फॉलो करते थे डिलीजेंटली। इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी जो स्टेट पॉलिसी है उसमें रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। वहाँ पे मुसलमान भी उतनी खुशहाली से रह सकता था जितना में क्रिश्चियन रहता था, जितने बुद्धिस्ट रहते थे, जितने में बाकी के पॉलीथीस्ट रहते थे। और गेंगेज या चंगेज़ खान खुद टेंगरी बुद्धिज़्म या टेंगरिज्म फॉलो करता था, विच वाज, कुछ लोग बोलते हैं इट वाज अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, कुछ लोग बोलते हैं इट वाज अ फॉर्म ऑफ पेगनिज्म, जो भी था, बट इट वाज नॉट इस्लाम, ही वाज नॉट अ मुस्लिम। और उसके स्टेट में मुसलमानों के खिलाफ से मुसलमानों के लिए सिर्फ दो ही रिस्ट्रिक्शन था। पहला रिस्ट्रिक्शन था कि आप हलाल स्लॉटर नहीं कर सकते, और दूसरा आप शरिया कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सब चीज़ें आपको जैसे प्रे करना है करो, आप मुसलमान हो, मुसलमान बन के रहो। राइट। लेकिन गेंगेज़ को हम मुसलमानों का सबसे बड़ा नरसंहारक के रूप में जानते हैं, और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा है। लेकिन उसका कारण ये था कि जो उसके शत्रु थे वो अक्सर मुसलमान हुआ करते थे। इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है इसलिए वो उसके शत्रु हैं, बल्कि उसके शत्रु मुसलमान हुआ करते थे। और इस बात का सबूत हमको यहाँ से मिलता है कि वो सेक्युलर था। उसको कुछ मुसलमानों ने डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी टाइटल दिया है, क्योंकि उसने कुछ मुसलमानों को बचाया था कुछ क्रिश्चियंस से, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियंस एक्टेड एज लाइक अ सर्टेन एनिमी। और इन द कॉन्ट्रास्ट जो तैमूर का शासन है उसने इस्लामिक फैनेटिसिज्म बहुत ही चरम लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल पे, क्योंकि तैमूर वाज वेरी क्लियर दैट उसको पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। और साथ ही साथ तैमूर चूँकि 10वें जनरेशन में आ रहा है, और गेंगेज़ 5वें जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर के, इसके बीच में इस्लामीकरण हो चुका है। और इस्लामीकरण की कहानी जाती है बैक टू हेलिगू खान और बरके खान। हेलिगू खान जो है वो चंगेज़ या गेंगेज़ का वो भी पोता है या ग्रैंडसन है,
और बरके खान भी उसका दूसरा ग्रैंडसन है। हेल्गू खान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को तबाह कर चुका है। बगदाद जो कि पावर हाउस है, पावर सीट है इस्लाम का, वो ख़त्म हो गया है। खलीफा इज़ गॉन। और हेल्गू खान अब इजिप्ट और मेसोपोटामिया की तरफ बढ़ रहा है उसको भी डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उस समय के इतिहासकारों के हिसाब से इस्लाम इज़ गोइंग टू डाई। लेकिन बरके खान जो दूसरा पोता है चंगेज़ का, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है इसी पीरियड में। ओके। और उसको कन्वर्ट करने के लिए एक सूफ़ी को श्रेय जाता है, एक सूफ़ी ने उसको कन्वर्ट करवाया है। और कन्वर्ट होकर के जब वो अपने घर वापस आता है, वो देखता है हेल्गू खान एक बहुत बड़ा कैंपेन कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, जहाँ पे मुसलमानों का अंत होता ही जा रहा है। इससे उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस्लाम एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजन है और शायद ये आखिरी रिलीजन है और आखिरी सत्य है जिसको हमको फॉलो करना है। तो वो ये बात अपने पिता जोची खान को, जो कि जंगेज़ का बेटा है, उसको बताता है। और अपने बड़े भाई को मोरके खान, उसको भी बताता है, जो कि मोरके खान राइट नाउ खान है जो इन सब का लीडर है। मोरके खान बोलता है कि लेकिन हम अपने स्टेट में रिलीजन बेस्ड कोई पॉलिसी लेकर के आते नहीं है, या फिर हम कभी तलवार नहीं उठाते रिलीजन के नाम पे। सो जो हेल्गू कर रहा है वो हमारे फेवर में कर रहा है, क्योंकि वो हमारे एनिमीज है, उनको ख़त्म कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। सो बरके खान इससे काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, हमको तो इस्लाम को बचाना है, इस्लाम खतरे में है। और वो आगे जा कर के हेल्गू खान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। और उस युद्ध में हेल्गू खान हार जाता है या परास्त हो जाता है। और उस पराजय की वजह से जो उसका कैंपेन था टू वाइप अप द इस्लामिक स्टेट्स, बाकी के जो थे, जो कि रिलेटिवली वीकर थे बगदाद से, क्योंकि बगदाद का फॉलो चुके वो ऑलरेडी कमज़ोर पड़ने लगे थे, फिर से उनको पावर मिल जाता है, क्योंकि बरके खान उसको स्ट्रॉन्ग करने लगता है। लेकिन ये जो दरार आ जाती है मंगोल एम्पायर में, उसके वजह से मंगोल एम्पायर का फ्रैगमेंटेशन भी शुरू हो जाता है। या हम बात पे मुगल एम्पायर की बात करते हैं। एक्चुअली मंगोल एम्पायर एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये अब फ्रैगमेंट में जाने लगा। ये फ्रैगमेंट हो रहा है और उसका नाश दिख रहा है। लेकिन उसका इस्लामीकरण हो चुका है। और इस्लामीकरण इस हद तक हुआ है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो ना स्ट्रीट पे आ सकते हैं, ना क्रिश्चियन महिलाएं स्ट्रीट पे आ सकती हैं, ना क्रिश्चियन पुरुष स्ट्रीट पे आ सकते हैं। हर किसी को डर है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। और ये सब आई विटनेस अकाउंट है। अब इस तरह के फैनेटिसिज्म आने के साथ साथ मंगोल अब फ्रैगमेंट हो रहे हैं, अब छोटे छोटे कबीलों में बढ़ करके अलग अलग रहने लगे हैं। ऑन द अदर हैंड जो तैमूर है वो पर्शियंस कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड है और वो पर्शियनाइज हो चुका है पूरी तरह से, और वो इस्लाम को बहुत डिलीजेंटली फॉलो करता है। और उसके दो सपने हैं। एक पहला सपना है कि उसको खलीफा बनना है, और दूसरा सपना है कि उसको खान बनना है। खान एक टाइटल है जो कि मुसलमान टाइटल नहीं है, बल्कि ये एक रीजन बेस्ड टाइटल है। मंगोलों का टाइटल था जो वहाँ के सरदार या लीडर को दिया जाता था। सरनेम नहीं है वो, जो सरनेम नहीं है, ये टाइटल है। डॉक्टर एक टाइटल हो सकता है, उसी तरह से खान, राइट, जस्ट अ टर्म फॉर द लीडर। जो उस कबीले का लीडर है वो खान है। अब ऐसे में वो खान तो बन नहीं सकता, क्योंकि वो चंगेज या गेंगेज के लीनियज से आता नहीं है। तो इस बात को पूरा करने के लिए उसने चंगेज के घर में शादी की। और वो शादी करने के बाद या निकाह करने के बाद वो खुद को टाइटल देता है गुरखानिया का, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका था। गुरखानिया या गुरखाया का मतलब होता है सन इन लॉ या दामाद। और जो उसने खलीफा का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक माइथोलॉजी स्प्रेड करवाई कि अल्लाह ने मुझे भेजा है, आई एम लाइक प्रॉफिट, और लोग मान लेते हैं। और उसका भू प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब ऐसे में उसने एक एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया, और उसने अपना एक पपेट मंगोल एम्पायर में बिठा दिया। और जो एम्पायर उसने इस्टेब्लिश किया उसका नाम रखा उसने तैमूरिया गुरखानिया। और उस एम्पायर को इस्टेब्लिश करने के बाद वो आगे फ्लोरिश करता रहा। समरकंद में इन एंड अराउंड उसका बेटा शाहरुख आता है। शाहरुख काफ़ी फेमस भी है, क्योंकि शाहरुख ने अपने एक एम्बेसडर को विजयनगर भेजा था। ओके। और वो इसलिए भेजा गया था क्योंकि उस समय तक जो तैमूरिया थे या फिर जो वहाँ के राजा वगैरह थे, उनके नज़र में जो इनका एम्पायर था वो सबसे समृद्ध था पूरे विश्व में। लेकिन उसको कहीं सुनी बात कहीं से पता चली कि उनके एम्पायर से भी समृद्ध कोई एम्पायर है, वो विजयनगर एम्पायर है जो भारत में एग्जिस्ट करता है। तो उसने यहाँ पे अपने एम्बेसडर अब्दुल रजाक को भेजा। ओके। अब्दुल रजाक जब विजयनगर आता है तो वो देख करके बिल्कुल स्टार्टल्ड हो जाता है वहाँ की समृद्धि। उसका ये ऑब्जर्वेशन है कि
जो हमारे कैपिटल का सबसे बड़ा बाजार है, उससे भी बड़ा तो यहाँ के राजा का महल है। यहाँ पे सोने चांदी हीरे जवाहरात सड़कों पे ऐसे फेंके रहते हैं जैसे अनाज हो। और ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर के अब्दुल रजाक जाता है और वो मेंशन करता है शाहरुख को। तो उससे शाहरुख को ये पता चलता है कि हमारे एम्पायर से भी समृद्ध कोई बहुत बड़ा एम्पायर है जो कहीं दूर भारत में एग्जिस्ट करता है, जो कि विजयनगर एम्पायर है। और उसी नैरेटिव की वजह से बाबर को भी पता चला था कि एक विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्ट करता है। और उसके लिए फिर वो भारत की तरफ मार्च करना एक उसका एक इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसको ये पता था कि भारत बहुत ही समृद्ध है। और कमिंग बैक टू द होल पॉइंट जहाँ से हमने शुरू किया था, तो यहाँ पे बाबर ने जो एम्पायर इस्टेब्लिश किया बाद में जाकर के, उसका नाम था तैमूरिया गुरखानिया, तैमूरिया गुरखाया। बिकॉज ये एम्पायर कुछ और नहीं था बल्कि तैमूर के एम्पायर का ही एक्सटेंशन था, या फिर तैमूर के एम्पायर का 2.0 था। राइट। और तैमूर ने खुद को मंगोल मानता था क्योंकि वो पर्शियन कल्चर से इन्फ्लुएंस था, मंगोल कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं है। जो एम्पायर उसने ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया उसका नाम उसने मंगोल नहीं रखा, उसने रखा तैमूरिड गुरखानिया। और उसके कुछ लीगल कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते बट कुछ रैशनल कॉन्स्टेंट भी थे, क्योंकि उसने एक एम्पायर मंगोल लीनियज में स्टैब्लिश, उसका खुद का ही एम्पायर है, उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी भी वो बना रहा है। तो उसको मंगोल एम्पायर तो वो बता नहीं सकता क्योंकि मंगोल एम्पायर अपना सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा है। और वो सेक्युलर भी नहीं है, जो मंगोल सेक्युलर भी नहीं है। सो लॉजिकली ये एक लॉजिकल फैलेसी हो जाएगी ये बोलना है कि दो मुगल एम्पायर एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक मुगल एम्पायर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो फ्रैगमेंटेड हो रहा है, दैट्स फाइन। लेकिन you cannot make one more empire on the same name, it has to come on another name, right? तो इसीलिए जब बाबर की जो मैटरनल लीनियज है वो आती है चंगेज़ खान की तरफ से, और उसके नाना का नाम यूनिस खान है जो कि मंगोल एम्पायर के शासक हैं। अब मंगोल एम्पायर के ऑलरेडी एक शासक है जो उसके नाना जी हैं और उसके मामा फर्दर ऑन महमूद एंड अदर लोग। अब इसके जो पिताजी हैं उमर शेख मिर्ज़ा, उसके जो पिताजी हैं या उसके दादा अबू सईद मिर्ज़ा, वो खुद को तैमूरिया लीनियज से मान रहे हैं। वो एक ऐसे एम्पायर से आ रहे हैं जिसका नाम तैमूरिड एम्पायर या डायनेस्टी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाबर ने क्या किया, ऐसा नहीं कि उसने एक इन्वेंट किया, ये एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था, उसने सिर्फ इसके फुटहोल्ड भारत में रखे। ओके। अब आप मान लीजिए शासन कर रहे हैं किसी देश में और आप एक डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जब आप दूसरे देश में जाकर के एक शासन इस्टेब्लिश करेंगे तो आप अपनी डायनेस्टी को ही आगे लेकर के जा रहे हैं ना। आप तो ये नहीं बोलेंगे कि यूनिस खान की डायनेस्टी है। आप क्यों अपने एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिट अपने नाना को देंगे? यू विल गिव दिस क्रेडिट टू आप जो पैटर्नल लीनियज आप वहाँ पे लेकर के जाएंगे। करेक्ट। तो इसी वजह से ये एम्पायर हमेशा से तैमूरिया गुरखानिया ही कहलाया। और बाबर ने इनफैक्ट मुगलों को काफ़ी गालियाँ भी दी है। बाबर नाम में तकरीबन 400 बार मुगल शब्द का प्रयोग आता है। और इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग दैट ऐसा नहीं है कि उसको मुगल शब्द के बारे में पता नहीं है, मुगल शब्द का प्रयोग कर रहा है लेकिन अपने आप से वो उसको एसोसिएट नहीं कर रहा है। तो जब वो खुद को मुगल शब्द से एसोसिएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका मुगल शब्द से उस तरह से रिलेशनशिप नहीं है जिस तरह से हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और तकरीबन 50% समय यानी कि तकरीबन 200 बार जब मुगलों का जिक्र हुआ है आउट ऑफ 400, वो गालियों के तौर पे हुआ है। मुगलों को अच्छे लाइट में नहीं देख रहा है बाबर। और हम बताते हैं कि मुगल सल्तनत या मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट बाबर ने किया। ओके, तो ये पूरी कहानी है उसके पीछे। एंड आपने जिस तरह से कहा कि वो उसका जो पैटर्नल लीनियज था वो ये तैमूर वाले साइड से था, उसने तैमूर वाले या टिमुरिड गुरखायन ये जो एम्पायर है या लीनियज है उससे क्या क्या चीज़ें सीखी जो वो भारत में फिर यूज़ करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो ज़्यादा कुछ हमको पता नहीं चलता है, लेकिन रिलीजियस फैनेटिसिज्म जरूर उसने सीखा। ओके। क्योंकि तैमूर इज सॉर्टेड एट दिस पॉइंट, उसके पूरे विश्व में उसको इस्लामीकरण करना है। और जब भी वो युद्ध में जाता है, वो जैसे मैंने पहले ही बताया, वो प्रिस्क्रिप्शन होली बुक्स ही लेता है कि मुझे क्या करना है इनके साथ। और बाबर के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था तैमूर। तो जब भी वो अपने जितने भी कदम आगे बढ़ाता है बाबर, वो इस बात को ध्यान में रख करके होता है कि मुझे भारत में इस्लामीकरण करना है। करेक्ट। और उसके जितने पॉलिसीज थे, जितने वो स्टेप्स ले रहा था, वो इस्लामीकरण की तरफ था। अब इसके काउंटर में कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लेटर्स लेकर के आते हैं जो एक विल है, जो कि
बाबर का था और वो हुमायूं को उसने दिया था, ऐसा बोलते हैं। और उस विल में ऐसा बताया गया है कि आपको गायों की रक्षा करनी है क्योंकि हिंदू गायों को पूजते हैं, आपको हिंदुओं को परेशान नहीं करना है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें लिखी गई है और वो फारसी में लिखी गई है। तो लोग ये बोलते हैं कि ये विल तो बाबर का था, तो आप बाबर को कैसे सेक्रेटेरियन बुला सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? इसलिए पंडित नेहरू ने तो बोला भी था ना कि बाबर से अच्छे ह्यूमन बीइंग से आप मिल नहीं सकते हैं। और ये मैंने आज सुबह ही पढ़ी ये चीज़, राइट। उसमें बिल्कुल रिलीजियस बिगेट्री नहीं थी, बिल्कुल वो अपने एंसेस्टर्स की तरह नहीं था। और इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो उसके एंसेस्टर में उमर शेख मिर्जा वॉज रियली अ वे बेटर पर्सन देन बाबर। ओके। उसके भी जो पिता थे अबू सईद मिर्जा, वो और भी बेटर इंसान थे क्योंकि पहला उनका इंटरेक्शन हिंदुओं से हुआ नहीं है। हमको ये पता नहीं है कि वो क्या करते हैं इनके साथ। हाँ। जब तक वो अपने रीजन में रहे, तो आप जब एप्पल टू एप्पल का जब भी आप कंपैरिजन करेंगे, एप्पल टू एप्पल करेंगे, आप एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो किस एंसेस्टर की आप बात कर रहे हैं? अगर आप तैमूर की बात कर रहे हैं, मैं ये मान सकता हूँ कि शायद वो तैमूर जैसा बिगट नहीं था, या फिर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। हाँ, शायद हो पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन अगर तैमूर से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तब तो ये कंपैरिजन एब्सोल्युटली फेलेसी है। ओके। अब ऐसे में जब बाबर को महान इंसान बताया जाता है, ये बताया जाता है उससे बेहतर तो इंसान कोई होगा नहीं जिससे आप मिले होंगे, नेहरू जी के शब्द में। लेकिन बाबर तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर है। वो बिल्कुल क्लियरली बता रहा है कि मैं गोरी और गजनी के शूज़ में चलना चाहता हूँ, मैं हिंदुओं के मूर्तियों को तोड़ना चाहता हूँ। ये सब पॉइंट को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है। और ऐसे में जब ये विल को हम सुपर इम्पोज करते हैं एज अ सोर्स, तो ये कहीं फिट इन नहीं करता है। अब एज ए हिस्टोरियन आप उसको इंस्पेक्ट करना शुरू करें, ये वो विल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उस विल में हुमायूं को एज ए सोवरेन बताया जाता है, हुमायूं सोवरेन हो गया है, राइट। लेकिन जिस पीरियड में ये विल की बात की, हुमायूं सोवरेन नहीं था। ओके। अब आपको मैं फेलिसिस बता रहा हूँ इस विल के। आप दूसरी जिस फारसी का इस्तेमाल हुआ है इसमें, ये वो फारसी नहीं है जो उस वक्त लिखी जाती थी। एंड यू आर सेइंग दिस एज समवन जिसने फारसी एक्चुअली पूरी सीखी पढ़ना उस समय की। तो ये फारसी उस फारसी से बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो ये लेटर उस समय की हो ही नहीं सकती। तीसरी बात, जो पहली बार ये लेटर सरफेस हुआ ये 18th सेंचुरी में है। हम 16th सेंचुरी से 202 सेंचुरी तक वो लेटर कहाँ दबा हुआ था? नो वन नोज कि ये 18th सेंचुरी में जब ये लेटर निकला उससे पहले वो कहाँ से आ रहा है। अगर ऐसे ही थॉट्स एंड प्रोसेसेस थे बाबर के, तो फिर बाबर ये क्यों बताता है कि मैं हिंदुओं के मूर्तियों को वैसे तोड़ना चाहता हूँ जैसे मैंने शराब के प्यालों को तोड़ा है? अगर वो ऐसा बोल रहा है और ये मतलब आपको लगता है ये एक ही इंसान के ये शब्द हो सकते हैं, तो खुद को कैसे ये तो ये कर सही है, बाकी का पूरा ये तो बाबरनामा गलत है, ये सिर्फ ये लेटर सही है। सो इसको इस्तेमाल करके राम पुनिया ये इस तरह के हिस्टोरियंस कई बार ये केस लेकर के आते हैं कि नहीं बाबर तो बड़ा ही सेक्युलर इंसान था और सो इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये सत्य से बहुत परे। पर सर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना कि मतलब आज का जो मुसलमान है उसमें ठीक है, नॉट ऑल बट देर आर सम पीपल जो हो सकते हैं कि रिलीजियसली बहुत फैनेटिकल हो, दे कंसिडर मतलब वो बाबर को अपना हीरो मानते हैं। अब उसमें बहुत सारी गलती तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है कि इंडिपेंडेंस के बाद में जो एजुकेशन आया, एनसीईआरटी बुक्स जो आपने कहा भी है कि मैस्करेड करती है, इन सब के जो क्राइम्स थे उन्हें वाइट वॉश करती है। तो अब उन्होंने तो समझ लिया कि ये जितने भी टिमुरिड गुरखायान्स थे या मुगल्स फॉर शॉर्ट, वो हमारे हीरोज़ हैं, राइट। हाउ कैन यू चेंज दैट नाउ? ये बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, और ये चेंज करने के लिए हमको हिस्टोरिकल एविडेंसेस को लेकर के आना पड़ेगा। बट अब लोगों का जो इतना जनरेशनल एक माइंडसेट हो गया उसको कैसे बदलोगे? एंड अगर आप बदलने जाओगे, वुडंट इट क्रिएट प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सी प्रॉब्लम्स उस तरह से नहीं आएंगे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आने होते तो राम मंदिर का जब रेजोल्यूशन हुआ था तो उसके बाद कंट्री शुड हैव बीन इन द फ्लेम्स। लेकिन अभी की जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है, और इनफैक्ट एक बार और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब अयोध्या का भी किस्सा खुला था तो मुस्लिम्स तैयार थे राम जन्मभूमि को सौंपने के लिए। हाँ। वो मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने एक पूरी कहानी रची और बोले कि आपके पास केस है और हम आपके लिए केस लड़ेंगे। इरफान हबीब वाज वन ऑफ देम, राइट? तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए गए, क्योंकि आज किसी भी आप युवा को उठा लीजिए, चाहे वो मुसलमान हो हिंदू, इतना तो वो पता है कि रैशनल। अब आपकी
इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि आपका इंटेंशन क्या है. अगर आपको सिर्फ अराजकता ही चाहिए तो आप तो कुछ भी करेंगे, आप तथ्य को ठुकराएंगे. राइट. लेकिन आपके मन में ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपको एक ऐसी ज़िंदगी बितानी है जहाँ पे अच्छी लाइफ हो, सब कुछ सेटल्ड हो. एंड जिस तरह से डी रेडिकलाइजेशन इन सऊदी अरेबिया भी हो रहा है, सो एज फार एज द रेडिकलाइजेशन इज कंसर्न, वो जहाँ पे बढ़ रहा है उसी तरह से डी रेडिकलाइजेशन भी कुछ बहुत जगह पे बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे हो रहा है. तो ऐसे में अगर ये तथ्य सामने निकल करके आएंगे तो मुझे नहीं लगता लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी. बट सर तो मतलब ये डिबेट ना हमने ऑफ द कैमरा भी मैं आपसे यही चीज़ कह रहा था. एंड ये एक डिबेट है जो मैं हर किसी से आजकल कर रहा हूँ, विच इज़ एंड स्पेशली पीपल हु आर सेंटर टू राइट या नेशनलिस्ट या राइट विंग, जो भी कहना है. जब आप ऑन द टॉप लेवल एक बात कहते हैं, जब तक वो ट्रिकल डाउन होती है टू द पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स, वो बात बिगड़ कर कुछ और बन जाती है. भले ही आपके इंटेंशंस ऑन द टॉप बहुत अच्छे हो एंड बहुत लॉजिकल भी हो, बट जब वो बात नीचे पहुंचेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लियरली याद है कि जब यूसीसी की बात हो रही थी तो देयर वाज दिस वन यूट्यूबर जो जगह जगह पे मुस्लिम एरियाज में जाके मुस्लिम से पूछ रहा था व्हाट इज़ योर ओपिनियन. एंड देयर वाज दिस वन किड एंड देयर वाज लाइक वन अंकल जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो हमें यूसीसी के बारे में बताया गया है वो ये है कि अगर यूसीसी आ जाता है भारत में तो किसी भी मुसलमान को एक हिंदू उठा के जेल में डाल सकता है. नाउ दिस इज आप मतलब मेरी बात समझ में किस तरह से बात को तोड़ मरोड़ के उन्हें पेश किया जाएगा. बिल्कुल. तो हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, ये तो बिल्कुल होगा. And I have no doubt about it. And you took the example of CA. I will take the more radical example. UCC. You took the example of UCC. I will take more radical example of CA. तो CA में तो लोगों का ये ओपिनियन था, CA आने के बाद हमको देश से निकाल दिया जाएगा. करेक्ट. सो इन्फॉर्मेशन जिस तरह से पास ऑन होते हैं वो काफ़ी स्क्यूड रहते हैं. दे बिकम डिस्टॉर्टेड. और फेस अगर एक्स है तो उनको एक्स के बजाय एक वी दिखाया जाता है. एक्स का नीचे का पार्ट काट दिया गया है तो उनको वी नजर आता है. हाँ. और ये अक्सर होता है. लेकिन इस इंफॉर्मेशन एज के फाइट में इट विल बिकम वेरी पर्टिनेंट दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बुक्स बहुत सारी भाषाओं में प्रोड्यूस हो. ये बहुत ज़रूरी है. बुक्स का सर्कुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो. हम बहुत सारे माध्यम का इस्तेमाल करें. जैसे इट्स नॉट जस्ट द पॉडकास्ट, इट हैज़ टू बी मोर ऑफ अ रेडियो चैनल्स विच स्टार्ट्स प्रोपोगेटिंग. क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सिर्फ अभी आज भी लोग रेडियो सुनते हैं. तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे कितने सारे माध्यम से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इस केस में इम्पैक्ट करने वाला है. क्योंकि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन विल बी द विनर. ट्रू. और जितना अच्छी तरह से आप इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट कर सकोगे उतनी आसानी से आप इस पोलराइजेशन के टाइम में इस युद्ध को जीत सकते हो. राइट. और इट विल बी वेरी रॉन्ग टू मतलब जो पास्ट में हो गया उसका पूरा बोझ तो ना आप मॉडर्न किसी भी इंसान के टाइम में सर पे नहीं डाल सकते हो. लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियस दैट जो मॉडर्न इंसान है उसको भी उस आक्रांताओं को हीरो नहीं देखना चाहिए. बट उन्हें तो सिखाया भी गया ना. मतलब एज आई सेड कि वो हमारे एजुकेशन का ही प्रॉब्लम है. यस, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. लेकिन अब जैसे इतिहास जैसे खुल करके आ रहा है, अब लिटरेचर बहुत ईजी एक्सेस पे मिल जाते हैं. नो एनीवन कैन एक्सेस एनी बुक एनीवेयर इन द वर्ल्ड. राइट. तो ऐसे में देयर इज नो मोर सच द ब्लॉकेज विच एग्जिस्टेड से 10 years बैक और 15 years बैक. अभी हर तरह की पुस्तकें हर जगह पे अवेलेबल है. इफ नॉट एनीवेयर यू विल गेट इट ऑन Amazon is delivering books everywhere, which was not the case 10 years back. आपको एक बुक स्टोर में ही जाना पड़ता था. एंड उसके साथ साथ बुक स्टोर्स हर जगह पे प्रोपोगेट कर गए हैं. एंड इट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट थिंग दैट आज भी आज अगर बुक स्टोर में घुसोगे जो प्रोपोगेंडा की बुक्स है आज कॉर्नर्स पे धूल चाट रही हैं. लेकिन विक्रम संपत की बुक हो गई, संजीव सान्याल की बुक हो गई, ये सारी बुक आपको फ्रंट लाइन में दिखेंगी और लोग उसको पढ़ने के लिए पागल हो रहे हैं. बट सर मतलब आई अग्री विथ एवरीथिंग दैट यू सेड, बट ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं क्रिएट करेगा फॉर द मुस्लिम पीपल ऑफ भारत? क्योंकि इतने सालों तक उन्होंने आइडियलाइज किया है. अब उसमें उनकी गलती भी नहीं है. एजुकेशन वैसा था, पॉलिसीज़ वैसी थी, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने वो पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया. अब सडनली अगर आप जैसे आपने ये बुक लिखी उसमें आपने मोर और लेस बाबर ने जो क्राइम्स किए हैं उसे भी हाईलाइट किया है, तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो जाता फिर उनके लिए? वो दैट्स वेयर द होल रेट्रोस्पेक्शन एक्सरसाइज कम्स इन. अब जैसे मैं बोला कि डी रेडिकलाइजेशन हो रहा है. सो सी आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम वन पॉइंट दैट इफ आई हैव टू लुक एट द वे फॉरवर्ड, ओनली द हिंदू आइडियाज विल सर्टनली बी द सेंट्रल वन जो विश्व को एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकता है. क्योंकि वी वर वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस
back in the ages. And ये जितने भी ideas, religious cults वगैरह generate हुए बाद में, they were very degenerated ideas. They were not at all on par with the spiritual consciousness which existed in the Hindu ideas. Okay. So I won't say this, it will be identity crisis, क्योंकि अगर सत्य यही है कि जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने एट्रोसिटीज़ की है, दे कम एज अ केस स्टडी टू एस्टैब्लिश दैट थियोलॉजी को कैसे देखा जा रहा था. वो केस स्टडीज़ अगर आपके सामने ऑलरेडी रख दिए गए हैं, सो इट डजंट इट बिकम अ पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन कि हम अपने रिलीजन को फिर से देखना शुरू करेंगे, वेदर देयर इज ऑलवेज अ राइट पाथ अहेड और नॉट, वेदर इट हैज़ गॉट अ फ्यूचर और नॉट, where it will stand in 2050, where it will stand in 3000 AD. Right. So इस तरह के retrospection, future gazing, introspection etc. हमको एक right direction में लेकर के जा सकते हैं. So I understand that identity crisis जिसकी आप बात कर रहे हैं, it may happen because somehow we have always been shown. क्योंकि मुस्लिम्स इक्वल टू मुगल्स यही हमें बताया गया ना बचपन से. Exactly, and that's where the problem comes. But वो problems exist इसलिए भी कर रहा है क्योंकि they were using the theology for making their base. अब अगर आप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात करें या फिर तैमूर का, जैसे मैंने एग्जांपल किया, वो तो होली बुक से वो पॉइंट्स उठा ही रहा है ना. अब इन द टाइम ऑफ नाउ, व्हेन इन द टाइम ऑफ द पॉलिटिकल करेक्टनेस ऑफ द मार्क्सिस्ट एक्सेट्रा, अगर हम इस तरह के आइडियाज़ लेकर के आ सकते हैं कि वी आर नॉट इंटरप्रेटिंग द टेक्स्ट राइट, बट वी हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. इवन जो द स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स जो टीवी पे आते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, दे आर वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन पॉइंट्स, वेदर इट्स अबाउट सेक्स स्लेवरी, और दे आर पुटिंग इट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. बट स्टिल, इफ यू वांट टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर सेक्स स्लेवरी कैन बी something which is something to cherish, then it's really a problem. We are living, if it gives you more of a feel that this is a good identity, then it's a problem. True. Yeah. And that's where the whole idea of retrospection, introspection, even of our faith system comes into the picture. Right. सर ये एक सवाल है जो मैं अपने मुस्लिम ऑडियंसेस के लिए पूछना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स. अब उसमें से दे आर मोस्टली ऑन द राइट साइड ऑफ ऑल द थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू मुगल्स तो ये एक ना बहुत बड़ा इशू हो जाता है, वही जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाला है. आई विल आस्क यू वेरी स्ट्रेट अप थिंग सो दैट इट्स क्लियर फॉर देम एज वेल कि आज के मुस्लिम यूथ को क्यों बाबर को अपना हीरो नहीं मानना चाहिए. ऐसी क्या अट्रॉसिटीज़ उसने कर दी अगेंस्ट हिंदूज विच मेक्स हिम अ डेविल. क्योंकि एक तरफ अगर उसने मुस्लिम्स के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ की है तो उसने हिंदूज के अगेंस्ट अट्रॉसिटीज़ की है तो उसने मुस्लिम्स के लिए बहुत अच्छे काम भी किए हैं, तो क्यों आज के मुस्लिम को उसे हीरो नहीं मानना चाहिए. सो यू नो, इसके लिए मैं बहुत ही लाइव एग्जांपल लूँगा. एक बार एक ट्विटर पे डिबेट चल रहा था वेयर सर्टन अफगानीज वर सेलिब्रेटिंग बाबर. तो फ्यू पीपल टैग मी इन बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन बाबर. तो मैंने सिर्फ उनको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए बाबर नामा से. बाबर हेटेड द अफगान्स. ओके. और जो 4 मीनार की मैं बात कर रहा था पहले, उसने 4 जो मीनार बनाए वो मुसलमानों की ही बनाया, जबकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुसलमानों के साथ उसने जिहाद इन्वोक नहीं किया, हिंदुओं के लिए उसने जिहाद इन्वोक किया. राइट. अब जब मुसलमान कंट्रीज भी आपस में भी लड़ते हैं, दे डोंट इन्वोक जिहाद. राइट. देयर इज नो एंगल ऑफ जिहाद. बट व्हेन इट कम्स से हाउ पैलेस्टाइन इज फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट इजराइल, सो इट्स मोर ऑफ अ रिलीजियस बैटल फॉर देम. राइट. इनफैक्ट रशिया के साथ में भी जो हुआ अफगानिस्तान में. बट इट डजंट बेल्स आउट दैट जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट थी, जो हमास की गवर्नमेंट थी, वहाँ के मुसलमानों के साथ भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया. सो अब इट्स अप टू द मुस्लिम्स ऑफ द पैलेस्टाइन टू रियलाइज कि आज वो किसके साथ खड़े हैं, whether they want to come out of the clutches of those atrocity makers, या फिर इजराइल में भी मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे मुसलमान जो इजराइल आर्मी में युद्ध लड़ रहे हैं. राइट. So we have the cases at all the points. We can certainly pick and choose. Babur was no friend of Muslims either. But लेकिन अब आप प्रॉब्लम ये होता है कि जो हिंदू राजा थे उन्होंने बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए. इट हैज़ बीन द वर्च्यू ऑफ हिस्ट्री एज सच दैट वो वैसे एग्जिस्ट कर रहा है. वी कांट हेल्प इट आउट. अगर मुसलमान राजा अच्छे नहीं थे, वी कांट हेल्प इट आउट. ये ट्रुथ है. उन्होंने मुसलमानों को भी इक्वली मारा और हिंदुओं को भी मारा, लेकिन हिंदुओं के सामने रिलीजियस सैंक्शन लेकर के हुआ है, जो कि जिहाद के नाम पे हुआ. एंड वो भी शायद रिलीजन को इसलिए यूज किया गया बिकॉज इट्स इजी कि आप अपने आर्मी को इंसाइट कर सकते हो. एब्सोल्युटली. जो टेररिस्ट के साथ भी होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था. करेक्ट. ओके.
सो थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। बाबर के बारे में काफ़ी बात की। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट पीपल कि प्लीज़ इस किताब को पढ़िए, क्योंकि जब मैंने किताब को पढ़ा मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था बाबर के बारे में, जो सब चीज़ें आपने लिखी है। क्योंकि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तो जो हम पढ़ते हैं इट इज़ बहुत ज़्यादा वाइट वॉश हो चुका है। वो जो एक सीरीज़ की हम बात कर रहे थे एम्पायर, अगेन कुछ चीज़ें हैं जो उसमें आई फेल्ट की सच बताई गई थी, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो फिक्शनलाइज्ड कंटेंट है वो बताया गया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि लोग जो रियलिटी है उसे जाने। अब वो आपके आइडियोलॉजीज़ के अगेंस्ट जा सकती है, आपके आइडियोलॉजीज़ के साथ हो सकती है, बट देन कीप एवरीथिंग असाइड। जैसा आपने कहा कि उसे एक ह्यूमन एंगल से देखिए, सो दैट इट गेट्स ईजियर सच को सामने लाना। सो फर्स्टली थैंक यू ये बुक लिखने के लिए और ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए भी। Thank you so much. It was my pleasure to discuss this, and I look forward to come again at your show. Perfect, Thank sir. you so much. क्योंकि हमें आई थिंक बहुत सारे एपिसोड्स करने पड़ेंगे, बिकॉज इतनी ज़्यादा बड़ी 300 सालों का ये इतिहास है मुगल्स का, एंड बाबर का उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ही स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो शायद बाबर के ऊपर भी एक और एपिसोड करेंगे इन फ्यूचर। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you. Perfect.